हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में हम कंप्लीट एनसीईआरटी ईवीएस करेंगे जो सीटेट पेपर 1 में आती है। तो इस वीडियो में एक ही वीडियो में कंप्लीट एनसीईआरटी ईवीएस करेंगे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे इसमें, टॉपिक भी रहेंगे, टॉपिक्स भी रहेंगे और क्वेश्चंस भी रहेंगे। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो भी है इसमें, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन इसमें हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ क्लास की कंप्लीट एनसीईआरटी ईवीएस है, क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। पहले टॉपिक्स हैं, फिर इनके बाद इसके क्वेश्चंस हैं। स्टार्टिंग में थोड़ी वॉल्यूम कम है, सॉरी फॉर दैट। आगे ठीक है पूरी वीडियो में वॉल्यूम। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। टेपियोका। टेपियोका क्या है हमारा? टेपियोका केरल में खाया जाने वाला भोजन है। यह ज़मीन के नीचे उगाया जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ से कैसे बन सकता है कि केरल में खाया जाने वाला भोजन, उसका नाम पूछ सकते हैं, तो वो हमें क्या बताना है? टेपियोका। ठीक है। या फिर पूछ सकते हैं टेपियोका कहाँ का प्रसिद्ध भोजन है, तो वो हम क्या बताएंगे? केरल में। ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। और फिर या नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका खाया जाता है। तो ये टेपियोका की फ़ोटो है। ये नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ खाया जाता है। टेपियोका बोलते हैं या कप्पा भी बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। आगे क्या है? सरसों के तेल में बनी हुई मछली प्रसिद्ध कहाँ है? कश्मीर में। तो कश्मीर में क्या प्रसिद्ध है? सरसों के तेल में बनी हुई मछली। ठीक है। आगे गोवा में क्या है? नारियल के तेल में बनी समुंदर की मछली खाई जाती है। तो देखो दो क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ से हमारे। तो दो क्वेश्चन हमारे यहाँ से क्या बनते हैं? एक क्वेश्चन बन सकता है कि सरसों के तेल में बनी हुई मछली कहाँ की प्रसिद्ध है, तो वो हम बताएंगे कश्मीर। और सेकंड हो सकता है कि नारियल के तेल में, अगर नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली पूछे तो वो कहाँ खाई जाती है? गोवा में। और सरसों के तेल में बनी हुई मछली कहाँ की प्रसिद्ध है? कश्मीर की। दोनों ही क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर अगला क्या है? हांगकांग। हांगकांग में क्या है? सांप से बना हुआ खाना, जिसको लिंग हू फैन कहा जाता है, खाया जाता है। तो लिंग हू फैन क्या है? सांप से बना हुआ खाना होता है, लिंग हू फैन कहते हैं उसे। और वो कहाँ खाया जाता है? हांगकांग में खाया जाता है। ठीक है। ये दोनों ही जो तस्वीर दे रखी हैं, फोटो हैं, ये हमारी ये लिंगू पैन की हैं। तो ये क्वेश्चन में बन सकता है कि लिंगू पैन कहाँ का प्रसिद्ध खाना है, कहाँ खाया जाता है, तो वो क्या बताएंगे हम? हांगकांग में। ठीक है। आगे देखिए, आगे हमारी क्या है? पक्षियों की विशेषताएं हैं। फर्स्ट क्या है? मैना झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। फर्स्ट है हमारा, जो मैना पक्षी होती है हमारी, वो झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। और सेकंड क्या है? उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। उल्लू अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। थर्ड क्या है? पक्षियों के पंख अलग अलग रंगों के डिजाइन के होते हैं और उनके पंख उड़ने में मदद करते हैं। उन पक्षियों के शरीर को गर्म भी रखते हैं। जो पक्षी होते हैं हमारे, उनके जो पंख अलग अलग रंगों के होते हैं और उनके शरीर को गर्म भी रखते हैं और उनके उड़ने में भी मदद करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकते हैं हमारे? जैसे जो ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन आते हैं ना, सही और गलत बताना होता है, तो तीन चार ऑप्शन दे देंगे। जैसे फर्स्ट ऑप्शन दे दिया, उल्लू झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करता है। सेकंड दे दिया, मैना अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकती है। और थर्ड हमारा ये देते हैं कि जो पक्षियों के पंख हैं वो उनके उड़ने में मदद करते हैं और उनके शरीर को गर्म भी रखते हैं। तो यहाँ से कहें कि जो गलत है वो ऑप्शन टिक कीजिए। तो यहाँ से ये दोनों ही हमारे क्या हो जाएंगे? गलत ऑप्शन हो जाएंगे, है ना। तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे? फिर आंसर हो जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। ठीक है। फिर आगे क्या है? फोर्थ हमें दे रखा है, समय समय पर पक्षियों के पुराने पंख झड़ जाते हैं और नए पंख आ जाते हैं। पक्षियों के जो पंख होते हैं वो हर पर्टिकुलर टाइम के बाद वो झड़ जाते हैं, फिर नए पंख आ जाते हैं। ठीक है। फिर अगला है, पक्षियों के सिर पर आँखें होती हैं और कान पंखों से ढके होते हैं। जो पक्षियों की आँखें होती हैं वो कहाँ होती हैं? सिर पर होती हैं। और जो कान है वो पंखों से ढके होते हैं पक्षियों के। ठीक है। अगला क्या है? जानवरों की त्वचा पर डिजाइन बालों के कारण होते हैं। जो जानवर होते हैं उनके जो शरीर पर डिजाइन होते हैं वो किसके कारण होते हैं? उनके जो बाल होते हैं उनके कारण उनके शरीर पर डिजाइन होते हैं। ठीक है। अगला क्या है? अब देखो ये दोनों ही जो पॉइंट दे रखे हैं ये इंपॉर्टेंट और यहाँ से क्वेश्चन बनते भी हैं और आए हुए भी हैं। यहाँ से क्वेश्चन इन दोनों पॉइंट से जो क्वेश्चन आए हुए भी हैं। देखिए ये क्या दे रखा है? फर्स्ट पॉइंट में दे रखा है, वे जानवर जिनके शरीर पर बाल होते हैं और कान बाहर दिखाई देते हैं वो बच्चों को जन्म देते हैं। और सेकंड क्या है? सेकंड है, वे जानवर जिनके शरीर पर कान बाहर नहीं दिखते वह अंडे देते हैं। वे जानवर जिनके शरीर पर कान बाहर नहीं दिखते, ये देखो यहाँ गलती से लिख रखा है, यहाँ क्या आएगा? वे जानवर जिनके शरीर पर बाल नहीं होते वह अंडे देते हैं। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट में क्या है? जिनके शरीर पर बाल होते हैं और कान बाहर दिखाई देते हैं वे बच्चों को जन्म देते हैं। और जिनके शरीर पर बाल नहीं होते वो क्या देते हैं? अंडे। बाल होते हैं वो बच्चों को जन्म देते हैं और जिनके शरीर पर बाल नहीं होते वो अंडे देते हैं। ठीक है। आगे देखिए, आगे ब्रेल लिपि है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो फर्स्ट हमें क्या दे रखा है? इस तरह की लिपि में मोटे कागज़ पर उभरे हुए बिंदु होते हैं। जो ब्रेल लिपि है उसमें क्या है? मोटे कागज़ पर उभरे हुए बिंदु होते हैं। ठीक है। सेकंड क्या है? उभरे होने के कारण इन्हें छूकर पढ़ा जाता है। जो ब्रेल लिपि है उसको क्या करते हैं? छूकर पढ़ते हैं हम। ठीक है। जो ब्रेल लिपि है उसको हम क्या करते हैं? छूकर पढ़ा जाता है ब्रेल लिपि को। यह लिपि 6 बिंदु, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बन भी सकता है, क्वेश्चन बनता भी है। यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। ब्रेल लिपि मोटे कागज़ पर उभरे हुए बिंदु होते हैं। सेकंड, इन्हें छूकर पढ़ा जाता है। और थर्ड क्या है? यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है।
फोर्थ क्या है, इसे फ्रांस देश के रहने वाले लुइस ब्रेल द्वारा बनाया गया। ये देखो लुइस ब्रेल की फ़ोटो है, ये फ्रांस का रहने वाला था और इसने इस ब्रेल लिपि को बनाया था। और आगे क्या है, ब्रेल लिपि अब कंप्यूटर के द्वारा भी लिखी जाती है। तो यहाँ से ब्रेल लिपि से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ये 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। मोटे कागज़ पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं मोटे कागज़ पर, और इन्हें छू कर पढ़ा जाता है। और इसे किसने बनाया था, इसे लुइस ब्रेल ने बनाया था। ये कहाँ के रहने वाले थे, फ्रांस के रहने वाले थे। और आगे क्या है, ब्रेल लिपि अब कंप्यूटर के द्वारा भी लिखी जा सकती है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे ब्रेल लिपि के। आगे क्या है, घरों की विशेषताएं हैं। फर्स्ट देखिए क्या है, असम। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। ये सारे मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक उठा रखे हैं। असम देखिए, घर ज़मीन से लगभग 10-12 फुट ऊंचे बने होते हैं। ये जो असम में है घर, वो ज़मीन पर बने हुए नहीं होते। ये देखो तस्वीर में दिखा भी रखे हैं। ये कहाँ बने होते हैं, इन्हें मजबूत बाँस के खंभों पर बनाते हैं। ये जो बैम्बू बोलते हैं हम, बाँस जो होता है, उनके ऊपर पहले उनको ज़मीन में लगाया जाता है, फिर उनके ऊपर घर बनाए जाते हैं। तो और ये कितने ऊपर बने होते हैं, 10-12 फुट ऊंचे बने होते हैं ज़मीन से। ठीक है, यह घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत अधिक बारिश होती है। असम में जो है बारिश बहुत अधिक होती है, और ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। देखो जो असम में घर हैं वो 10-12 फुट ऊंचे बने होते हैं ज़मीन से। इन्हें बांस के खंभों पर बनाया जाता है, और ये अंदर से भी ये घर किसके बने होते हैं, लकड़ी के बने होते हैं। और यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, आगे देखो मनाली में क्या है, यहाँ बारिश बहुत होती है और बर्फ़ भी पड़ती है, और यहाँ मकान पत्थर या लकड़ी से बनते हैं। ये देखो ये बना रखे, यहाँ मकान पत्थर या लकड़ी से बनते हैं। ठीक है, मनाली में। फिर आगे राजस्थान है। राजस्थान में क्या है, यहाँ बारिश बहुत कम होती है। राजस्थान में हमें पता है बारिश बहुत कम होती है और बहुत गर्मी भी पड़ती है। ठीक है, घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं, या तथा लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। जो राजस्थान में लोग हैं वो किसके घरों में रहते हैं, मिट्टी के घरों में रहते हैं। और इन दीवारों को मिट्टी से लीप कर सुंदर बनाया जाता है, तथा छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती है। तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है राजस्थान में कि कहाँ जो छतें हैं, घरों की छतें कटीली झाड़ियों से बनी होती हैं, और इन्हें घरों को मिट्टी से लीप कर कहाँ बनाया जाता है। तो उसका आंसर हमारा क्या होगा, राजस्थान। तो ये सारे ही इम्पोर्टेंट थे। ये देखो घरों की विशेषताएं असम में, फिर मनाली में और राजस्थान में। ठीक है, ये जो हमारा 3rd क्लास की जो EVS की बुक थी, उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो मैंने कवर करवाए हैं। आज हम क्या करेंगे, 4th क्लास के EVS के टॉपिक करेंगे। जो इंपॉर्टेंट हैं वो सारे टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे। देखिए स्टार्ट करते हैं। क्या दे रखा है हमें, कुछ विशेष पक्षी और उनकी विशेषताएं हैं। कोयल बहुत मीठा गाती है, वह अपना घोंसला नहीं बनाती है। जो कोयल होती है वो बहुत मीठा गाती है, ये हमें पता है, और वो अपना घोंसला खुद नहीं बनाती है। वह कौवे के घोंसले में अंडे देती है, और कौवा ही उसके अंडों को सेता है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, और वो कौवे के घोंसले में अंडे देती है, और कौवा ही खुद के उसके जो कोयल है उसके अंडों को सेता है। ठीक है, अगला पॉइंट हमें क्या देखा है, कौवा ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। जो कौवा है वो ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, और कोयल के अंडों को भी सेता है। ठीक है, 3rd हमें क्या दे रखा है, फाख्ता है। यह कैक्टस के कांटों के बीच में मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाता है। ये जो हमें तस्वीर दे रखी है ये फाख्ता की है। ये कैक्टस के कांटों के बीच या फिर मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाता है। ठीक है, आगे में क्या दे रखा है, गौरैया है। गौरैया आमतौर पर अपने घर में या आसपास दिखाई देती है। वह कहीं भी घोंसला बना लेती है, अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे, या घर के दीवार या आले में। तो गौरैया क्या है, हमारे घरों के आसपास ही होती है, हम देखते भी हैं। वो आईने के ऊपर या अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे, घर की दीवार में, वहाँ अपना घोंसला बनाती है। ठीक है, अगला पॉइंट हमें क्या दे रखा है, कबूतर भी अपना घोंसला कहाँ बनाता है, जो मकान या पुराने मकान होते हैं खंडरों में, कबूतर अपना घोंसला बनाता है। ठीक है, अगला क्या दे रखा है, दर्जन चिड़िया क्या है, यहाँ से ना क्वेश्चन बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दर्जन चिड़िया क्या है, यह अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है, और उसके बीच में बनी थैली को अंडे रखने के लिए तैयार करती है। जो दर्जन चिड़िया, ये देखो जो ये फोटो दे रखी है, दर्जन चिड़िया जो घोंसला बनाती है वो पत्तों को क्या करती है, अपनी चोंच से, उसकी जो चोंच होती है वो नुकीली होती है, और अपनी चोंच से क्या करती है, पत्तों को सील लेती है। फिर उनसे बीच में स्पेस बनता है, वहाँ अपने अंडे देती है दर्जन चिड़िया। ठीक है, अगला पॉइंट हमें क्या दे रखा है, शक्करखोरा क्या करता है, शक्करखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाल पर अपना, ये जो तस्वीर दे रखी है शक्करखोरा है, ये अपना लटकता घोंसला बनाते हैं। जो शक्करखोरा है वो अपना घोंसला लटकता हुआ बनाते हैं, किसी पेड़ की टहनी पर बनाते हैं। और घोंसले में बाल, बारीक घास, सूखे पत्ते, रुई की पेड़, छाल के टुकड़े और कपड़ों के चिथड़े होते हैं। ठीक है, तो ये अपने घोंसले किससे बनाते हैं, जो फटे पुराने कपड़े उन्हें मिल जाए, पत्ते, रुई, पेड़ की छाल, इनसे क्या करता है शक्करखोरा अपना घोंसला बनाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है, सभी नर वीवर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं। मादा वीवर उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से जो सबसे अच्छा लगता है उसी में रहती है वो। ठीक है, क्या करती है, सभी नर वीवर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं, जो मादा वीवर है जो उनमें से सबसे अच्छा लगता है उसको, उसमें वो फिर रहती है। ठीक है,
अगला में क्या देखा, ये इंपॉर्टेंट है। इंडियन रोबिन, जिसको कलचुड़ी भी कहते हैं, पक्षी अपने अंडे सड़क के किनारे पत्थरों के बीच में देता है। जो इंडियन रोबी या कलचुड़ी है वो क्या करता है, सड़क के किनारे या पत्थरों के बीच में अपने अंडे देता है। ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्या है, गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं पत्तों को काटने के लिए। जो आगे के दांत होते हैं, क्वेश्चन बन भी सकता है, गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं और घास चबाने के लिए पीछे के दांत थोड़े बड़े होते हैं, छोटे नहीं आएंगे, और पीछे के दांत क्या होते हैं उसके बड़े होते हैं, और आगे के दांत गाय के क्या होते हैं, छोटे होते हैं। ठीक है। अगला क्या दे रखा है, बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस फाड़ने और काटने के काम आते हैं। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं। अगला दे रखा है, सांप के दांत नुकीले होते हैं, वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता बल्कि पूरा निगल जाता है। जो सांप होता है उसके दांत नुकीले होते हैं और अपने शिकार को वो चबाता नहीं है, सीधा निगल जाता है। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं दांतों को काटने, और देखो जो गिलहरी के दांत होते हैं वो बहुत हमेशा बढ़ते रहते हैं, इसलिए वो हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ कुतरती रहती है ताकि उसके दांत जो है वो हमेशा छोटे हो जाते हैं, क्योंकि उसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। तो किसी चीज़ को, इसलिए हम देखते हैं ना, जो गिलहरी होती है वो हमेशा किसी न किसी चीज़ को कुतरती रहती है, तो इससे उसके दांत भी क्या हो जाते हैं, फिर छोटे होते रहते हैं। आगे हमें क्या दे रखा है, रेगिस्तानी ओक। रेगिस्तानी ओक, ये जो हम पेड़ देख रहे हैं ये रेगिस्तानी ओक का है। ये रेगिस्तानी ओक का पेड़ है, ये जो हम देख रहे हैं ये रेगिस्तानी ओक बोलते हैं। ये देखो इसमें क्या देखा है, यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये जो पेड़ है ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई 1 क्लास की दीवार के लगभग होती है और पत्तियां बहुत ही, जैसे कि हम तस्वीर में देख रहे हैं, इसकी पत्तियां बहुत ही कम है। तो जो रेगिस्तानी ओक है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और इस पर पत्तियाँ बहुत ही कम होती हैं। इसकी जो ऊंचाई है वो 1 क्लास की दीवार के बराबर होती है। इसकी जड़ें ज़मीन में अधिक गहरी होती हैं। इसकी जो जड़ें हैं वो ज़मीन में बहुत गहरी होती हैं और वो कहाँ तक फैली हुई होती हैं उसकी जड़ें, जब तक उसको पानी ना मिल जाए। जब तक उसको पानी ना मिल जाए वहाँ तक उसकी जड़ें, इस जो पेड़ की है जड़ें नीचे तक फैलती रहती हैं जब तक उसको पानी ना मिल जाए। ठीक है। और इसका क्या है, जो ये पानी फिर क्या करता है, इसके तने में वो पानी इकट्ठा हो जाता है और जब भी यहाँ पानी की कमी महसूस होती है लोगों को तो इसके तने में से वो पानी निकाल लेते हैं। देखो ये पॉइंट कह रखा है, इसके तने में से वो पाइप लगाकर वो पानी निकाल लेते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। आगे है बरगद का पेड़। बरगद के पेड़ की जड़ें टहनियों से निकलती हैं। जो बरगद का पेड़ होता है उसकी जो जड़ें हैं ना वो टहनियों, देखो ये फोटो दे रखी है, उसकी जो जड़ें हैं वो कहाँ से निकलती है, इसकी टहनियों से निकलती है। और ये टहनियाँ फिर इसको क्या करती हैं, सहारा देती हैं। जो बांस होता है खंबे की तरह इसको सहारा देती हैं और फिर ये ज़मीन में चली जाती हैं। बरगद की पेड़ की जड़ें टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चली जाती हैं। यह मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती हैं और इस पेड़ की टहनियों पर बच्चे झूला झूलते हैं। ठीक है। तो ये बरगद का पेड़ है, ये जो दिख रहा है हमें, ये इसकी जो टहनियाँ हैं वो कहाँ से निकलती है, जो जड़ें हैं वो कहाँ से निकलती है, इसकी टहनियों से निकलती हैं, फिर वो ज़मीन में जाती हैं और जो पेड़ को सहारा भी देती हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्या है, खेजड़ी। ये इंपॉर्टेंट है खेजड़ी भी। खेजड़ी, यह पेड़ रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं। ये जो हम पेड़ देख रहे हैं खेजड़ी का पेड़ है, यह क्या है, रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है और इसे ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। इसकी छाल दवा बनाने के काम आती है और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता। इसकी जो छाल होती है वो दवा बनाने के काम आती है और इसकी लकड़ी को कभी कीड़ा नहीं लगता। इसके पेड़ की फलियों की सब्जी बनाई जाती है। इसकी पत्तियां वहाँ पर रहने वाले जानवर खाते हैं और इसकी छाया में बहुत से बच्चे खेलते भी हैं। तो ये खेजड़ी के इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ये आप याद कर लेना। आगे चलते हैं। आगे देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं। असम में बांस से बना पुल पाया जाता है। सेकंड है, लद्दाख में स्कूल पहुंचने के लिए नदी पार करनी होती है और यहाँ पर ट्रॉली का यूज़ किया जाता है। बच्चे जब लद्दाख में स्कूल जाते हैं तो वहाँ उन्हें स्कूल जाते टाइम एक नदी पार करनी होती है, पानी को पार करना होता है। तो वो उस पानी को पार कैसे करते हैं, ट्रॉली की हेल्प से उस पानी को पार करते हैं। और ये ट्रॉली है क्या, लकड़ी से बना झूला है कोई। ठीक है। केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए वल्लम क्या है, लकड़ी की बनी छोटी नाव में बैठकर स्कूल पहुंचते हैं। केरल में कैसे जाते हैं, किसकी हेल्प से जाते हैं, वल्लम। इसमें बैठकर बच्चे पानी को पार करते हैं। राजस्थान में ऊँटगाड़ी का उपयोग किया जाता है। मैदानी इलाकों में बैलगाड़ी में बैठकर स्कूल पहुंचते हैं बच्चे। और उत्तर की पहाड़ियों में विद्यार्थी बर्फ़ पर चलकर स्कूल पहुंचते हैं। तो उत्तर की पहाड़ियों में विद्यार्थी बर्फ़ पर चलकर स्कूल पहुंचते हैं। मैदानी इलाकों में कैसे पहुंचते हैं, बैलगाड़ी में बैठकर स्कूल पहुंचते हैं। और केरल में किसका प्रयोग करते हैं बच्चे, वल्लम का, पानी को पार करने के लिए। वल्लम है क्या, हमारी लकड़ी की बनी छोटी नाव। और लद्दाख में किसका प्रयोग करते हैं, ट्रॉली क्या है, लकड़ी से बना झूला। ठीक है। आगे करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए क्या है, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता भी है, एक बड़ा हाथी एक दिन में कितनी पत्ते और झाड़ियाँ खा लेते हैं, 100 किलोग्राम से भी ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है, वो एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी को पानी में खेलना और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है क्योंकि इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है।
हाथी के कान बड़े बड़े होते हैं, पंखे की तरह होते हैं, तब उसको गर्मी लगती है जब वो अपने कान को हिलाकर हवा कर लेता है। आगे है, हाथियों के झुंड में केवल हथियां और बच्चे ही रहते हैं। हाथियों के झुंड में कौन रहता है? केवल हथियां और बच्चे ही रहते हैं हाथियों के झुंड में। और ये है, झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी पूरे झुंड के नेता होती है। जो हाथियों का झुंड होता है उसमें उस झुंड का नेता कौन होता है? जो उस झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी होगी वो उस झुंड की क्या होगी? नेता होगी। ठीक है। आगे है, एक झुंड में 10 से 12 हथियां और बच्चे होते हैं। एक झुंड में कितने हथियां और बच्चे होते हैं? 10 से 12। ये क्वेश्चन आ सकता है। 10 से 12 हथियां और बच्चे होते हैं एक झुंड में। हाथी 14-15 साल तक ही एक झुंड में रहते हैं, फिर झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। जो हाथियों का झुंड होता है उसमें जो हाथी होते हैं वो 14-15 साल तक ही उस झुंड में रहते हैं, फिर उसके बाद उस झुंड को छोड़ देते हैं और फिर अकेले रहने लगते हैं। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है सारे। एक बड़ा हाथी 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्तियाँ और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करते हैं, वो 2 से 4 घंटे ही दिन में सोते हैं और उनको कीचड़ में खेलना पसंद है। और हाथी के कान बड़े बड़े होते हैं जिसे वो अपने पंखे की तरह होते हैं, जिसे वो अपने कान को हिलाकर हवा कर लेता है। हाथियों के झुंड में केवल हथियाँ और बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी पूरे झुंड की नेता होती है। एक झुंड में 10 से 12 हथियाँ और बच्चे होते हैं। और हाथी झुंड में कितने साल तक? 14-15 साल तक रहते हैं, बाद में उस झुंड को छोड़ देते हैं वो। ठीक है। आगे करते हैं। आगे है, मलयालम में चिटप्पन पिता का छोटा भाई और कुंजप्पा पिता के छोटे भाई की पत्नी, मतलब चाची। चाची जो होती है उसको कुंजप्पा कहते हैं मलयालम में, और जो चाचा पिता का छोटा भाई मतलब चाचा, उसको क्या कहते हैं? चिटप्पन। ठीक है। आगे है अबू धाबी। अबू धाबी क्या है? अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स, इसकी जो कैपिटल है वो है अबू धाबी। इसकी जो राजधानी अबू धाबी है। ठीक है। अब अबू धाबी की कुछ विशेषताएं बता रखी हैं, इसमें क्या क्या है। अबू धाबी में सिर्फ खजूर के पेड़ ही दिखाई देते हैं। ये जो फोटो आपको दिख रही है खजूर के पेड़ की है, तो अबू धाबी में सिर्फ खजूर के पेड़ ही होते हैं, क्योंकि यही एक ऐसा पेड़ है जो वहाँ उग सकता है। सेकंड है, अबू धाबी में रुपये को क्या कहा जाता है? दिर्हम। ये रुपये, ये दिर्हम है। अबू धाबी में रुपये को दिर्हम कहा जाता है। आगे है, अबू धाबी में लोग ढीले ढाले सूती कपड़े पहनते हैं और वह अपने पूरे शरीर को कवर करके रहते हैं जिससे वो तेज़ धूप से बच सकें। फिर आगे है, अबू धाबी में रेतीली ज़मीन के नीचे तेल होता है, इसलिए यहाँ पेट्रोल आसानी से मिल जाता है। तो ये अबू धाबी की कुछ विशेषताएं थी। अबू धाबी में पेट्रोल आसानी से मिल जाता है, और अबू धाबी में खजूर के पेड़ ही दिखाई देते हैं, और यहाँ पैसे को, रुपये को क्या कहा जाता है? दिर्हम कहा जाता है। ठीक है। और मलयालम में पिता के छोटे भाई को चिटप्पन, और जो चाची पिता के छोटे भाई की पत्नी को कुंजप्पा कहते हैं। ठीक है। आगे करते हैं। आगे है कर्णम मल्लेश्वरी। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो, कर्णम मल्लेश्वरी की फ़ोटो दे रखी है। ये क्या है? कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं। यह आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इनके पिता पुलिस में हवलदार हैं, और जब ये 12 साल की थी तभी से ये वज़न उठाने लगी थी, और ये एक बार में 130 किलोग्राम तक का वज़न उठा सकती हैं। कर्णम मल्लेश्वरी ने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। भारत के बाहर कितने मेडल जीते हैं? ये क्वेश्चन आ सकता है। भारत के बाहर उन्होंने कितने मेडल जीते हैं? 29 मेडल जीते हैं। इनकी 4 बहनें भी रोज़ वजन उठाने का अभ्यास करती हैं, और फिर फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन ए मेडल एट द ओलंपिक्स। ये पहली भारतीय महिला है जिन्होंने ओलंपिक्स में मेडल जीता था। ठीक है। तो ये हमें सारे पॉइंट्स याद रखने हैं इनके बारे में। कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में, एक वेट लिफ्टर हैं, आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं, इनके पिता पुलिस में हवलदार हैं। ये 12 साल की उम्र में ही वजन उठाने लगी थी। 130 किलोग्राम तक का वजन ये एक बार में उठा सकती हैं। इन्होंने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। इनकी 4 बहनें हैं, और ये पहली इंडियन वुमेन है जिन्होंने ओलंपिक्स में मेडल जीता था। ठीक है। आगे करते हैं। आगे है मधुबनी चित्रकला। मधुबनी पेंटिंग्स हैं। ये देखो मधुबनी पेंटिंग्स, ये सारी मधुबनी पेंटिंग्स हैं। ये क्या है? ये चित्रकला बहुत पुरानी है। यह चित्रकला बिहार के मधुबनी जिले के नाम पर जाने जाते हैं। जो ये मधुबनी पेंटिंग्स हैं, ये किसके नाम पर पड़ा है? इनका नाम, ये बिहार का कोई मधुबनी जिला है उसके नाम पर ही इन पेंटिंग्स का नाम क्या रख दिया? मधुबनी पेंटिंग्स या मधुबनी चित्रकला। ठीक है। आगे, त्योहारों और खुशी के मौके पर जब वहाँ त्यौहार होते हैं बिहार में, इस बिहार के मधुबनी ज़िले में कोई त्यौहार होता है, तब वो खुशी मनाने के लिए क्या करते हैं? इन पेंटिंग्स को ड्रॉ करते हैं दीवारों पर। ठीक है। आगे है, ये जो पेंटिंग्स हैं ये कैसे बनाई जाती हैं? ये पेंटिंग सारी ये नेचुरल कलर से बनाई जाती हैं। देखो लिख रखा है, ये चित्र पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। ये रंग खास प्रकार के होते हैं। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। तो इन पेंटिंग्स को बनाने के लिए जो नेचुरल कलर होते हैं, मतलब जो नील, हल्दी या जो फूल होते हैं उनके जो रंग होते हैं, उनसे रंग बनाकर उनसे ये पेंटिंग की जाती है। ठीक है। आगे है, चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ और अन्य जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। तो इन पेंटिंग्स में क्या क्या बनाया जाता है? इंसान, देवी देवताओं की तस्वीर हो सकती हैं, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ, इन सब की तस्वीर बनाई जाती हैं। तो ये जो मधुबनी पेंटिंग्स हैं ये कब बनाई जाती हैं? बिहार के मधुबनी जिले के नाम पर इसका नाम पड़ा है ये, और ये वहाँ कोई त्यौहार होता है तब इन पेंटिंग्स को दीवारों पर बनाया जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है, उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। उत्तर प्रदेश में किसके फूलों की सब्जी? ये जो फोटो दिख रही है कचनार के फूल है, कचनार का फूल है ये। तो उत्तर प्रदेश में किसके फूलों की सब्जी बनाई जाती है? कचनार के फूलों की सब्जी बनाई जाती है।
केरल में केले के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। केरल में किसकी सब्जी बनाई जाती है? केले के फूलों की सब्जी बनाई जाती है केरल में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूल और केरल में किसके फूल? केले के फूलों की सब्जी बनाई जाती है, ठीक है। आगे है महाराष्ट्र में सहजन के फूलों की, ये जो देख रहे हैं हम, ये सहजन का फूल है। तो महाराष्ट्र में किसके फूलों की सब्जी बनाई जाती है? सहजन के फूल। उत्तर प्रदेश में कचनार, केरल में केले के फूलों की और महाराष्ट्र में सहजन के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। यहाँ पर पास के इलाकों से ट्रक में भरकर फूल लाए जाते हैं, फिर उनसे इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये वाला, ये अभी जो सीटेट हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। ये क्वेश्चन आया था कि इत्र के लिए कौन सा जिला मशहूर है, तो उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर पास के फूलों से ट्रक में भरकर फूल लाए जाते हैं और फिर इनसे गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है, ठीक है। उत्तरांचल में पहाड़ों के बीच फूल ही फूल हैं, जिसमें फूलों की घाटी कहा जाता है। उत्तरांचल को क्या कहा जाता है? फूलों की घाटी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पहाड़ों के बीच फूल ही फूल हैं, इसलिए उत्तरांचल को फूलों की घाटी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि किसको फूलों की घाटी कहा जाता है, किसको कहा जाता है? उत्तरांचल को, ठीक है। आगे देखिए, आगे है बोरा और चेवा चावल के दो प्रकार हैं जो पकने के बाद असम में खाए जाते हैं। ये नहीं है, ये गलती से लिख रखा है। बोरा और चेवा चावलों के दो प्रकार हैं और इन्हें पकाकर असम में इनको खाया जाता है, ठीक है। बोरा और चेवा चावलों के प्रकार हैं और ये असम में खाए जाते हैं, ठीक है। अब बिहू त्यौहार मनाया जाता है असम में। बिहू असम के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। वहाँ बिहू त्यौहार को मनाने के लिए ये नृत्य किया जाता है असम में, ये नृत्य, ये जो दिखा रखा है। और वहाँ भेलाघर बनाया जाता है। ये देखो, ये जो दिखा रखा है, ये भेलाघर। जब वहाँ त्यौहार होता है तो अपनी खुशी मनाने के लिए वो क्या करते हैं? भेलाघर बनाते हैं। ये त्यौहार अप्रैल के मध्य से शुरू होता है और आमतौर पर 1 महीने के लिए जारी रहता है। असम के लोग इस दिन रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, ठीक है। तो ये थे, आगे करते हैं। आगे है पोचमपल्ली। पोचमपल्ली क्या है? पोचमपल्ली मुक्तापुर गाँव आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली जिले में है। मुक्तापुर गांव कहाँ है? आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली जिले में है। इस जिले के ज़्यादातर परिवार बुनकर हैं। जो मुक्तापुर गांव है आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली जिले में, तो ये जो जिला है पोचमपल्ली, इसके अधिकतर जो पर्सन है, इंसान है, वो क्या है? बुनकर हैं। इसलिए इस बुनाई को पोचमपल्ली के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्योंकि वहाँ जो ये पोचमपल्ली जिला है एक, और इस जिले में अधिकतर परिवार क्या है? बुनकर हैं। वहाँ लोग बुनाई का काम करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बुनाई का ही काम करते हैं वहाँ, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है? पोचमपल्ली, ठीक है। इस शहर में पोचमपल्ली साड़ियाँ बहुत ही प्रसिद्ध हैं। जो पोचमपल्ली जिला है इसमें क्या है? पोचमपल्ली साड़ियाँ बहुत ही प्रसिद्ध है। ये पोचमपल्ली साड़ी की तस्वीर दे रखी है, देखो, ये है पोचमपल्ली साड़ियाँ। तो हमने 3rd क्लास के ईवीएस के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो हमने कर लिए, और जो 4th क्लास के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो सारे हमने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। इस वीडियो में हम 5th क्लास के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। देखिए, स्टार्ट करते हैं। क्या है? बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। ये पॉइंट्स हमें याद करने हैं। जो बाघ होता है वो हमसे 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। सेकंड है, बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती हैं और उसे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है। बाघ की जो मूंछें होती हैं उससे उसको हवा की स्थिति का पता चल जाता है। थर्ड है, बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते हैं। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक बार किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट से पहचान लेते हैं। बाघ है वो अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते हैं, तो अगर कोई दूसरा बाघ आता है तो उसे पता भी चल जाता है कि इस इलाके में कोई दूसरा बाघ आया था। अगला है, बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। उसकी आवाज़ इतनी तेज होती है कि 3 किलोमीटर तक हम उसकी आवाज़ को सुन सकते हैं। आगे है, बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ को भाप लेता है। बाघ जो एक तो हवा से पत्ते हिल रहे हो या फिर जो पत्तों में शिकारी छुपा हुआ हो और उसकी वजह से पत्ते हिल रहे हो, तो बाघ को पता चल जाता है कि पत्ते हवा से हिल रहे हैं या शिकारी की वजह से हिल रहे हैं। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ के अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम सकते हैं। बाघ के जो दोनों कान हैं वो आवाज़ के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, पिक्चर प्लांट और नेफेंथिस। ये जो पेड़ देख रहे हैं इसको हम, ये जो पौधा है ये पिक्चर प्लांट बोलते हैं या नेफेंथिस बोलते हैं। इससे क्वेश्चन पक्का बनता है एक। देखो ये क्या है, इसको हम शिकारी पौधा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको शिकारी पौधा? क्योंकि ये जो है ये एक ऐसी खुशबू छोड़ता है जिसके कारण जो कीड़े मकोड़े होते हैं, कीट होते हैं, वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और वो जब यहाँ पहुँच जाते हैं इसके ऊपर तो एकदम से ये धोखे से उनको अपनी अंदर गिरा लेता है और फिर ढक्कन को बंद कर लेता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? शिकारी पौधा भी कहते हैं, ठीक है।
तो देखिए, और यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। क्वेश्चन बन सकता है कि जो नेफेंथिस है वो कहाँ पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। ठीक है, इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। ये जो हम देख रहे हैं ये पत्ती का ढक्कन है, तो इसका आकार कैसा है, घड़े जैसा है। घड़े से खास खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले जाते हैं। ये एक तरह की खुशबू छोड़ता है, जिसके कारण जो कीड़ों मकोड़े वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते, तो वो इसके अंदर फंस जाते हैं। यहाँ पहुंचते ही वो इसके अंदर फंस जाते हैं और फिर वो किसी भी तरह की बाहर नहीं निकल सकते। इसलिए इन पौधों को नेफेंथिस या शिकारी पौधा कहा जाता है। इसलिए ये जो पौधा है इसको क्या कहा जाता है, शिकारी पौधा भी कहा जा सकता है, पिक्चर प्लांट या नेफेंथिस, तीनों ही हम इसको नाम दे सकते हैं। आगे देखते हैं। आगे स्लोथ यह भालू जैसे दिखते हैं, पर भालू नहीं है। देखो, भालू जैसे दिखते हैं लेकिन भालू नहीं होते, ये भालू जैसे दिखते हैं। ठीक है, यह दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटक कर सोते हैं। ये क्या करते हैं, पेड़ों से उल्टे लटक कर सोते हैं दिन में कम से कम 17 घंटे। ठीक है, यह जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं। ये जिस पेड़ पर रहते हैं, जिस पेड़ पर उल्टे लटक कर सोते हैं, जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाते हैं ये। जब भी हम अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं, तब वे पास के पेड़ पर जाते हैं। जब उस पेड़ के सारे पत्ते खत्म हो जाते हैं तब वे दूसरे पेड़ पर जाते हैं, अदरवाइज वो उसी पेड़ पर रहते हैं। लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में यह मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। इनका जो जीवन काल है 40 वर्ष का, उसमें ये 8 से ज़्यादा पेड़ों पर नहीं घूमते, 8 या 8 से कम पेड़ों पर ही जाते हैं, इससे ज़्यादा पेड़ों पर वो नहीं जाते। यह सप्ताह में एक ही बार शौच करने के लिए नीचे उतरते हैं। ये पूरा दिन पेड़ पे ही रहते हैं और हफ्ते में एक बार ही नीचे उतरते हैं टॉयलेट करने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कुछ पॉइंट्स हैं। चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। हमने देखा भी होगा, जो चींटियां होती हैं वो सारी एक ही लाइन में चलती हैं, है ना। तो किस लिए चलती हैं, वो जमीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिससे जो पीछे आने वाली चींटियां हैं उनको रास्ता पता चल जाता है कि इस रास्ते से जाना है। जो आगे वाली चींटी इसी रास्ते से जा रही है तो उनको रास्ता मिल जाता है आगे जाने के लिए, तो जमीन पर कुछ ऐसा छोड़ते हुए चलती हैं। अगला है, रेशम का कीड़ा मादा कीड़े को उसकी सुगंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। जो रेशम का कीड़ा होता है, जो फीमेल कीड़ा होता है ना, उसको कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है उसकी गंध को। मच्छर हमारे शरीर की गंध खासकर पैरों के तलवे और शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। तो मच्छर हमें कैसे ढूंढते हैं, हमारे पैरों के तलवे और शरीर की जो गर्मी होती है उसकी वजह से हमें मच्छर ढूंढ लेते हैं। अगला है, एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में कोई दूसरा कुत्ता आया था। जो कुत्ता होता है वो, जो अगर कोई दूसरा कुत्ता इलाके में आया है उसको पता चल जाता है। वो कैसे पता चलता है, दूसरे कुत्ते के जो मल मूत्र होता है उसकी वजह से, उसकी गंध से जो कुत्ता है वो दूसरे कुत्ते को पहचान लेता है कि कोई दूसरा कुत्ता इस इलाके में आया था। आगे करते हैं। आगे पॉइंट्स दे रखे हैं हमें। ज़्यादातर पक्षियों की आंखें उनके शरीर के दोनों तरफ होती हैं। ज़्यादातर पक्षियों की आंखें शरीर के दोनों तरफ सिर के दोनों तरफ होती हैं। सिर के दोनों तरफ होती हैं ज़्यादातर पक्षियों की आंखें। इसलिए वो क्या है, एक टाइम पे दो अलग अलग चीज़ों को देख सकते हैं, क्योंकि उनकी आंखें सिर के दोनों तरफ होती हैं। इसलिए वो एक टाइम पे दो अलग अलग चीज़ों पर फोकस कर सकते हैं। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी आंखें एक ही चीज़ पर होती है, लेकिन जब वो सामने देखते हैं तब वो एक ही चीज़ को देख सकते हैं। इनकी आंखें एक ही चीज़ पर होती हैं। अगर उनकी आंखें दोनों तरफ होती है ना, इसलिए वो दो अलग अलग चीज़ों को देख सकते हैं, लेकिन जब वो सामने देखते हैं तो एक ही चीज़ पर देखते हैं। फिर आगे है, कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं। कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो पक्षी होते हैं उनकी पुतली ज़्यादा घूम नहीं सकती, इसलिए वो अपनी गर्दन को ही हिलाकर कुछ देखना हो तो अपनी गर्दन को ही हिलाते हैं। अगला है, ये देखो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ भी सकता है। चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर देख पाते हैं। हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर तक देख पाते हैं। कौन कौन से पक्षी, चील, बाज और गिद्ध। ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, आगे भी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग ही देख पाते हैं। दिन में जागने वाले कुछ रंग देख पाते हैं, लेकिन रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली देखते हैं। जैसे उल्लू रात में जागता है तो उसको जो रंग दिखाई देते हैं वो या तो काला या सफ़ेद। ठीक है, तो जो जानवर रात में जागते हैं उनको हर चीज़ या तो सफ़ेद या काली ही दिखती है, और दिन में जागने वाले जानवर को सफ़ेद और काले के अलावा और रंग भी दिखते हैं। आगे है, सांप के कान नहीं होते, वह जमीन पर हुए कंपन को ही सुन पाता है। सांप के कान नहीं होते तो वो अगर कैसे पहचानता है कि कोई आसपास है, तो जो जमीन पर कंपन होता है उसकी वजह से उसको पता चलता है कि कोई आसपास है। आगे है, पेड़ पर बैठा लंगूर एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को मुसीबत के समय संदेश देता है। ठीक है, अब आगे है, जानवरों को मारे जाने के कारण। जो जानवर होते हैं उनको क्यों मारा जाता है, उनके मारे जाने के कारण क्या है, किसी फायदे के लिए। तो फर्स्ट क्या है, हाथी को किस लिए मारा जाता है, हाथी को दांतों के लिए।
हाथी को दांतों के लिए, गेंडा सींग के लिए, और चीता, मगरमच्छ और सांप इनको किस लिए मारा जाता है? त्वचा के लिए, और कस्तूरी हिरण को खुशबू के लिए। ठीक है। कुछ जगहों पर शिकार करना मना है, जैसे उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान भरतपुर में काला धाना देव अभ्यारण्य आदि, इन जगहों पर शिकार करना मना है। अब देखो ये पॉइंट दे रखा है, इट इज इंडिया ओल्डेस्ट नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड इंडिया। ये जो उत्तराखंड का जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये सबसे पुराना पार्क है इंडिया का। ठीक है, आगे करते हैं। आगे है, ये देखो सांप, ये जहरीले सांप है। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के ही सांप जहरीले होते हैं। जो सांप होते हैं 4 तरह के जो सांप हैं वो सबसे ज्यादा जहरीले होते हैं। और वो सांप है कौन कौन से? इंडियन कोबरा, द कॉमन कैरेट, रुसेल्स वाइपर और द सास्केल्ड वाइपर। ये 4 तरह के सांप सबसे जहरीले होते हैं। आगे है, जब सांप किसी को काटता है तो उसके खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। जहर के असर को खत्म करने के लिए दवाई या सिरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है। जब किसी आदमी को सांप काट लेता है तो उसका अगर जहर का असर खत्म करना हो तो उसी के जहर से दवाई या सिरम बनाई जाती है। आगे करते हैं। आगे है मलेरिया की दवाई। मलेरिया जो मच्छर काटने से फैलता है, मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय से सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। ये सिनकोना पेड़ है, उसकी टहनी है, एक पार्ट है उसका। तो जो मलेरिया की दवाई है वो किससे बनाई जाती है? सिनकोना पेड़ की छाल से। पहले लोग छाल को उबालकर और छान कर ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब छाल से दवाई भी बनाने लगे हैं। ठीक है, मलेरिया की दवाई बनती है इससे, सिनकोना पेड़ की छाल से। रोनाल्ड रोस ने यह पता लगाया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। रोनाल्ड रोस ने क्या किया था? मच्छर के पेट का एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने सबसे पहले पता लगाया था कि मलेरिया जो है वो मच्छर से फैलता है, और इसलिए उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। सन 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिला था उनको। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, पिछले सीटेट में आया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। शरीर में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी होने पर गुड़ आएगा यहाँ, गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए क्योंकि इसमें लोहा होता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, अब की बार भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट है कि शरीर में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी होने पर डॉक्टर क्या खाने की सलाह देते हैं? तो गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए। ठीक है, आगे करते हैं। आगे क्या है? हमारे देश ने मिर्च को पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। पौधे स्वयं अपने बीजों को दूर छिटक देते हैं, जैसे सोयाबीन की फलियां पककर जब सूख जाती हैं तो छिटक कर बिखरने लगती हैं। और ये क्वेश्चन भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। पेट्रोलियम जो होता है वो गहरे गाढ़े रंग का बदबूदार तेल होता है। पेट्रोलियम के बारे में अगर क्वेश्चन आए ऑप्शन में, अगर जहां ऑप्शन में हमें ये 3 चीजें मिलेंगी वो ऑप्शन में टिक करना है। पेट्रोलियम है, गहरे गाढ़े रंग का बदबूदार तेल होता है। तेल को साफ करने के लिए रिफाइनरी में भेजा जाता है। पेट्रोलियम से हमें LPG, मोम, कोलतार और ग्रीस भी मिलता है। हमारे देश में लगभग 2/3 लोग उपले, लकड़ी, सूखी टहनियाँ अधिक इस्तेमाल खाना पकाए। जो हमारे देश में 2/3 लोग जो उपले, लकड़ी और सूखी टहनियाँ वो किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? खाना पकाने के लिए, आग सेकने और पानी गर्म करने और रोशनी के लिए इस्तेमाल करते हैं 2/3 लोग उपलों, लकड़ियों को और सूखी टहनियों को। ये है मृत सागर। यह दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। तो अगर क्वेश्चन आए कि दुनिया का सबसे नमकीन सागर कौन सा है, तो वो कौन सा है? मृत सागर। ठीक है, इस सागर के करीब 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक होता है। 1 लीटर पानी में कितना नमक होता है? लगभग 300 ग्राम नमक होता है। मृत सागर में हम ऐसे कर सकते हैं जैसे कि आराम से लेटे हों। देखो ये जो हमें तस्वीर दिख रही है इसमें लग रहा है कि ये जो पर्सन है ये इस पानी में आराम से लेटा हुआ है। तो मृत सागर में हमें ऐसे कर सकते हैं जैसे कि इंसान आराम से वहां लेटा हुआ हो। ठीक है, आगे है नाग गुम फन। क्या है? नाग गुम फन एक डिजाइन है। यह एक प्रकार की डिजाइन है, ऐसे डिजाइन जो रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण में प्रयोग किए जाते हैं। तो नाग गुम फन क्या है? एक डिजाइन है, और जिसको ये डिजाइन कहाँ? रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, और कहाँ? सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रकार की क्या है? डिजाइन है। आगे है मुंबई से दिल्ली तक का रास्ता 1400 किलोमीटर तक है। ठंडा रेगिस्तान, किसको ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है? लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। लेह के घरों की विशेषताएं हैं। यहाँ के मकान पत्थरों को काट कर तथा उन पर मिट्टी और चूने से पुताई करके बनाए जाते हैं। यहाँ के लोग ऊपरी मंजिल पर रहते हैं तथा नीचे की मंजिल पर जानवरों के रहने की जगह होती है और जरूरत का सामान इकट्ठा होता है। जो यहाँ के लोग हैं लेह के, वो ऊपर की मंजिल पर रहते हैं और नीचे जगह छोड़ देते हैं, किसके लिए? जानवरों के लिए, और जरूरत का सामान वहां इकट्ठा भी करते हैं। सर्दी के दिनों में अक्सर परिवार भी नीचे की मंजिलों पर जानवर के पास ही रहता है। नीचे की मंजिलों में कोई खिड़की भी नहीं होती है। छत को मजबूत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तने का इस्तेमाल किया जाता है। सभी घरों की छतें समतल और छत उनके घर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। गर्मियों की तेज धूप में ही बहुत सारी फल सब्जी सुखा ली जाती है। मोटी मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श और लकड़ी की छत ठंड से बचाने के लिए उपयुक्त होते हैं। ठीक है, तो ये लेह के घरों की विशेषताएं हैं।
ये सारी। आगे करते हैं, आगे है चांगपा। चांगपा घुमंतु लोग हैं। चांगपा कौन होते हैं? घुमंतु लोग हैं जो हमेशा एक ही जगह पर नहीं रहते, वो घूमते रहते हैं जगह जगह पर। यह अपनी भेड़ बकरियों के झुंड को लेकर पहाड़ों में हरे मैदानों की खोज में घूमते रहते हैं। अपने बकरियों को लेकर एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं। इन्हीं जानवरों से इन्हें अपनी जरूरत का सामान मिल जाता है, जैसे दूध, मांस, चमड़ा, स्वेटर आदि। तो ये चांगपा क्या है? घुमंतु लोग हैं। कौन है? घुमंतु लोग हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं अपनी बकरियों के लेके, और इन बकरियों से ही उनको अपनी जरूरत का सामान मिल जाता है। ठीक है, इस इलाकों में 5000 लोग रहते हैं। भेड़ बकरियां ही इन लोगों की सबसे बड़ी पूंजी है, क्योंकि इनसे ही क्या करते हैं वो अपनी कमाई भी इन्हीं से करते हैं। कैसे करते हैं? देखो, चांगपा लोग खास तरह की बकरियां पालते हैं जिनके बालों से पश्मीना ऊन बनती है। जो बकरियां हैं उनसे क्या है? पश्मीना ऊन, जिनके बालों से पश्मीना ऊन बनती है, यह चांगतांग इलाके में पाई जाती है। चांगपा की भाषा में चांगतांग का अर्थ है ऐसी जगह जहां बहुत कम लोग रहते हैं। जितनी ठंडी और ऊंची जगह होगी, इन बकरियों के बाल भी उतनी ही ज्यादा नरम होंगे, इसलिए चांगपा इतनी मुश्किल हालात में भी ऊंचाई पर रहना पसंद करते हैं। ठीक है, तो चांगपा कौन होते हैं? घुमंतु लोग होते हैं जो अपनी बकरियों को लेके एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते हैं। ये खास तरह की बकरियां पालते हैं और इनको जरूरत का सामान इन बकरियों से ही मिल जाता है। ठीक है, आगे पश्मीना शाल। ये एक पश्मीना शॉल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। पश्मीना शॉल जो चांगपा लोग जो बकरियां रखते हैं ना, उन्हीं की ऊन से ये पश्मीना शॉल को बनाया जाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि एक पश्मीना शॉल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। कितनी गर्मी होती है? 6 स्वेटरों के बराबर वो गर्म होती है। ठीक है, पश्मीना शॉलों को मशीनों द्वारा नहीं बनाया जा सकता। क्यों नहीं बनाया जा सकता? क्योंकि जिन बकरियों के बालों से जो ऊन बनती है, तो उन बकरियों के जो बाल होते हैं वो बहुत ही पतले होते हैं, और जो मशीन के द्वारा फिर हम उनको बना नहीं सकते। ठीक है, तो पश्मीना शॉलों को मशीन द्वारा नहीं बनाया जा सकता। इनकी बुनाई हाथों से ही की जाती है। एक साधारण पश्मीना शॉल को तैयार करने में कुल कितने घंटे लगते हैं? ये क्वेश्चन भी आ सकता है। कुल कितने घंटे लगते हैं? 250 घंटे लगते हैं। एक पश्मीना, ये जो हम तस्वीर देख रहे हैं, ये पश्मीना शॉल की है। कितने घंटे लगते हैं उसको तैयार करने में? इसको 250 घंटे। ठीक है, यह पश्मीना पहाड़ी बकरियों के खास नस्ल में बनाई जाती है जो लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती है। यहाँ सर्दियों में तापमान 0 सेंटीग्रेड से भी कम हो जाता है। सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर बहुत ही बारीक और नरम बाल उगाते हैं। यह बाल बहुत ही पतले होते हैं। देखो, इन बकरियों के बाल जो है बहुत पतले होते हैं, इसलिए हम इनको मशीन में भी नहीं बना सकते। जो ऊन होती है और जिससे ये पश्मीना शॉल बनती है, हम मशीन में नहीं बना सकते। बकरी के 6 बाल मिलाकर हमारे सिर के एक बाल की मोटाई के बराबर होंगे। देखो, इतना पतला होता है इनका बाल। एक बाल अगर हम देखें तो इतना पतला होता है कि हमारे 6 बाल की मोटाई के बराबर। ठीक है, बकरी के 6 बाल मिलाकर, इनके 6 बाल मिलाकर हमारे एक बाल की मोटाई के बराबर होता है। इसलिए पश्मीना शॉल को मशीनों द्वारा नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, आगे है ऊंधियू। ऊंधियू क्या है? एक तरह की रेसिपी है ऊंधियू। गुजराती में ऊंधियू का मतलब होता है उल्टा। इसको उल्टा क्यों कहते हैं? ये नाम, इस रेसिपी का नाम ऊंधियू क्यों पड़ा है? देखो, इसे ताजे सब्जियों और मसालों को एक साथ मटके में भरकर उसे सील बंद करके कोयले पर मटकों को उल्टा रखकर पकाया जाता है। उल्टा रखकर पकाया जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या है? ऊंधियू। ठीक है, ये ऊंधियू रेसिपी है। आगे है, ऊंधियू के साथ मिट्टी के चूल्हे में पकी बाजरे की रोटी और साथ में मक्खन, दही और छाछ के साथ इसे खाया जाता है। ठीक है, तो गुजराती में ऊंधियू का मतलब क्या है? उल्टा, और ये एक तरह की क्या है? रेसिपी है। ठीक है, आगे करते हैं। श्रीनगर के घरों की विशेषताएं हैं। श्रीनगर में बाहर से आए कई टूरिस्ट हाउस बोट में रहते हैं। हाउस बोट 80 फुट तक लंबे होते हैं और बीच से इनकी चौड़ाई कितनी होती है? 8 से 9 फुट होती है। ये हम देख रहे हैं, ये देखो, ये जो हमें दिख रही है ये है हाउस बोट। श्रीनगर की डल लेक और झेलम नदी में लोग बोट की तरह बने लकड़ी के, ये जो दिख रहे हैं, डोंगे में रहते हैं। पत्थरों को काटकर एक के ऊपर रखकर बनाए गए घर कश्मीर के गांव में दिखते हैं। पत्थरों के ऊपर मिट्टी की पुताई की जाती है और लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। इन घरों की छत ढलवा होती है। यहाँ के पुरानों घरों की खासियत होती है जालीदार खिड़कियां जो बाहर की ओर उभरी हुई होती हैं। ये जो देख रहे हैं, इन्हें डब भी कहते हैं, डब। यहाँ के घर पत्थर, लकड़ी और ईंट से मिलकर बनते हैं। घरों के दरवाजे, खिड़कियों पर डिजाइन दार मेहराब बने होते हैं। ये देखो, ये जो हम देख रहे हैं डिजाइनदार बने होते हैं। इन घरों की खिड़कियां क्या है? डिजाइनदार बनी होती हैं और ये बाहर उभरी हुई होती हैं। डब भी कहते हैं, डब भी कहते हैं इनको। आगे करते हैं। आगे है कुड़ुक, झारखंड के लोगों की भाषा है। कुड़ुक कहाँ की भाषा है? झारखंड के लोगों की। क्वेश्चन आ सकता है, कुड़ुक कहाँ की भाषा है? झारखंड के लोगों की भाषा है कुड़ुक। कुड़ुक भाषा में तोरंग का अर्थ है जंगल। जंगल अधिकार कानून कब आया था? 2007 में। 2007 में जंगल अधिकार कानून आया था और ये कानून हमें क्या बताता है? यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। मतलब कि अगर 25 साल या उससे ज़्यादा
कम से कम 25 या उससे ज़्यादा अगर सालों से लोग उस जंगल में रह रहे हैं तो उस पे उगने वाली, वहाँ उस जंगल में पैदा होने वाली हर चीज़ पर उन आदिवासियों का हक होगा। ये है जंगल अधिकार कानून, ये 2007 में आया था। ठीक है, आगे है झूम खेती। झूम खेती से भी क्वेश्चन आया था अगली बार सीटेट में। इस खेती में एक फसल काटने के बाद एक जमीन को कुछ साल तक आराम करने देते हैं, उसमें खेती नहीं करते। एक बार फसल काटने के बाद कुछ साल तक दोबारा उसमें खेती नहीं करते, कुछ साल तक उसको आराम करने देते हैं, फिर उसमें खेती करते हैं। इस जगह जो बांसे जंगल उगाती हैं उसे उखाड़ते नहीं है, बस गिराकर जला देते हैं, और फिर जलाने के बाद जो राख बनती है वो खाद के काम में आती है। ठीक है, तो झूम खेती में क्या है, एक बार फसल कटने के बाद कुछ साल तक उसको खाली छोड़ देते हैं उस जमीन को, और फिर उसमें जो बचिया जंगल उगाते हैं, जो एक्स्ट्रा पौधे होते हैं हमारे फसल के अलावा, जो एक्स्ट्रा पौधे उगाते हैं जो हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको वो उखाड़ते नहीं है, उनको जला देते हैं। फिर उससे जो राख बनती है वो उस जमीन में खाद का काम करती है। ठीक है, फिर जब इस जमीन में खेती की बारी आती है तो इसको जोता भी नहीं जाता है, इस जमीन को जोता नहीं जाता, मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़क देते हैं। ठीक है, आगे है एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च और चावल बोए जाते हैं। इसकी मुख्य फसल चावल ही होती है। जो झूम खेती है इसकी मुख्य फसल क्या होती है, चावल की ही होती है। फसल पकने पर गांव में सबसे बड़ा त्योहार मनाया जाता है, सब साथ में खाना खाते हैं और चेराव नाच भी करते हैं। ठीक है, तो चेराव नाच करते हैं, इस फसल के पकने के बाद एक त्योहार मनाया जाता है। और ये पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं कि झूम खेती में जब उसमें जो एक्स्ट्रा पौधे उगाते हैं उनको उखाड़ते नहीं है, उनको जला देते हैं, और एक बार फसल कटने के बाद कुछ साल तक उस जमीन को खाली छोड़ देते हैं, और उस जमीन को जोता नहीं जाता है। जब दोबारा खेती की बारी आती है तो जोता नहीं जाता, मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़क देते हैं उसमें। ठीक है, आगे है एक टिन जमीन का क्या अर्थ है। एक टिन जमीन का क्या अर्थ है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक टिन बीज को जितनी जमीन में बोया जा सकता है उतनी जमीन एक टिन जमीन कहलाती है। एक टिन बीज जितनी जमीन में बोया जाएगा, जितनी जमीन में बोया जाएगा ना, वो उतनी ही जमीन क्या कहलाएगी, एक टिन जमीन कहलाएगी। ठीक है, आगे है क्रोटन पौधे की जड़ें जमीन में बहुत अंदर नहीं जाती हैं। जब ये मुरझाने लगते हैं तो किसान समझ जाते हैं कि खेती को पानी की आवश्यकता है। ठीक है, ये पौधे जब मुरझाने लगते हैं तब किसान अपने आप समझ जाते हैं कि इसको पानी की आवश्यकता है। सर्वाधिक भीड़ वाला शहर कौन सा है, मुंबई। मुंबई से दिल्ली आने के लिए महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, इन 3 राज्यों से होकर गुजरना पड़ता है। मुंबई से दिल्ली आने के लिए ये 3 जो राज्य हैं ये बीच में पड़ते हैं, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। ठीक है, आगे है पुरोन पोली क्या है। पुरोन पोली मीठी रोटी जो गुड़ और जैम से बनाई जाती है, यह मसालेदार कढ़ी के साथ खाई जाती है। पूरन पोली क्या है, मीठी रोटी होती है जो गुड़ और जैम से बनाई जाती है, यह मसालेदार कढ़ी के साथ खाई जाती है। आगे है जॉन ग्रेगर मेंडल। ये हम हमारी बीएड की बुक में भी पढ़ चुके हैं, बीएड में भी। जॉन ग्रेगर मेंडल, ये हम जो तस्वीर देख रहे हैं ये मेंडल की ही है। इन्होंने मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया था। इनका जन्म 1822 में ऑस्ट्रेलिया के एक गरीब परिवार में हुआ था। इन्होंने 7 सालों तक 28,000 पौधों पर प्रयोग किया था। इन्होंने मटर के पौधों पर अपना प्रयोग किया था। इनको हेरिडिटी का फादर ऑफ हेरिडिटी कहा जाता है। इनको अनुवांशिकता का जनक, इंडिया अनुवांशिकता का जनक भी कहा जाता है इनको, मेंडल को। इनके सिद्धांत को इनकी मृत्यु के कई वर्षों बाद मान्यता मिली थी। ठीक है, ये पॉइंट्स थे इनके बारे में सारे। आगे है दांडी यात्रा का संबंध किससे था, नमक से। दांडी यात्रा का संबंध किससे है, नमक से। दांडी यात्रा जो नमक सत्याग्रह था, दांडी यात्रा का संबंध किससे था, नमक से। दांडी यात्रा कब आरंभ की गई थी, सन 1930 में आरंभ की गई थी दांडी यात्रा। यह यात्रा कहाँ से कहाँ तक हुई थी, तो यह यात्रा अहमदाबाद से दांडी तक हुई थी और गांधी जी तथा इनके अनुयायियों के द्वारा हुई थी। ठीक है, तो ये यात्रा कहाँ से कहाँ तक हुई थी, अहमदाबाद से दांडी तक हुई थी। दांडी यात्रा कब आरंभ की गई थी, 1930 में आरंभ की गई थी। और दांडी यात्रा का संबंध किससे है, नमक से है। ठीक है, ये पॉइंट्स हैं इनके बारे में सारे। आगे है, ये यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। देखो, माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, बछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, बछेंद्री पाल। और 23 मई 1904 इनका जन्म हुआ था, 23 मई 1904 को। 1:07 पर, सॉरी जन्म नहीं हुआ था, 23 मई 1904 को ये माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ी थी और 1:07 पर। ठीक है, माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली विश्व की 5वीं महिला कौन है, बछेंद्री पाल। तो भारत की पहली महिला और विश्व की 5वीं महिला है बछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली भारत की पहली महिला और विश्व की 5वीं महिला कौन है, बछेंद्री पाल। ठीक है, 12 वर्ष की आयु में बछेंद्री पाल ने 4000 मीटर की ऊंचाई चढ़ी थी। 12 वर्ष की आयु में चढ़ी थी, कितनी ऊंचाई चढ़ी थी माउंट एवरेस्ट की, 4000 मीटर की ऊंचाई चढ़ी थी। नेपाल में एवरेस्ट का नाम क्या है, सागरमाथा। नेपाल में एवरेस्ट का नाम है सागरमाथा। बछेंद्री पाल 43 मिनट एवरेस्ट पर रही थी।
जो बछेंद्री पाल है, ये कितने मिनट एवरेज पर रही थी? 43 मिनट। अंतरिक्ष में सभी चीजें वायु में तैरने क्यों लगती हैं? क्योंकि वहां पे जो ग्रेविटी है वो क्या है? 0 है। गुरुत्वाकर्षण शून्य होने के कारण सभी चीजें वहां तैरने लगती हैं। ठीक है। चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। इन्होंने 1969 में 1969 में चांद पर अपना पहला कदम रखा था। ठीक है। तो चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। क्वेश्चंस करते हैं उनके। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। एक हाथी एक दिन में लगभग कितने किलोग्राम पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है? तो ये क्वेश्चन हमने किया था। एक हाथी एक दिन में कितने किलोग्राम पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है? 50 किलोग्राम से कम नहीं, 75 किलोग्राम से कम, 25 किलोग्राम, 100 किलोग्राम से ज़्यादा। हाँ, तो ये हमने किया था कि एक हाथी एक दिन में कितने किलोग्राम पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है? तो 100 किलोग्राम से भी ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखो, ये हमने उसका आंसर भी लिख रखा है डी, 100 किलोग्राम से ज़्यादा। तो हाथी के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा था? एक हाथी दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी दिन में केवल 2-4 घंटे ही सोता है, बहुत कम आराम करता है। एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। एक झुंड में कितने बच्चे और हथनियाँ होते हैं? 10 से 12। ठीक है। और झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही होते हैं, 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। और एक झुंड में जो झुंड होता है हाथियों का, उसमें जो हाथी होते हैं वो 10 से 15 साल तक ही उस झुंड में रुकते हैं। उसके बाद उस झुंड को वो छोड़ देते हैं, फिर अकेले रहते हैं, है ना। ये हमने सारे किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वल्लम क्या है? वल्लम क्या है? हथियार, एक छोटी नाव, साइकिल और एक प्रकार का पकवान। तो कौन सा आएगा इसमें? वल्लम क्या है? एक छोटी नाव। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है कलचिड़ी। कलचिड़ी, जिसको इंडियन रोमिन भी कहा जाता है, कहाँ घोंसला बनाती है? ये कलचिड़ी है, ये कहाँ घोंसला बनाती है? पत्थरों के बीच, कैक्टस के कांटों के बीच, आईने के पीछे और कहीं भी। तो हमने देखा था, हमने क्या किया था, जो कलचिड़ी है इंडियन रोबिन है वो कहाँ अपना घोंसला बनाती है? पत्थरों के बीच में, है ना। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं सोने चांदी को घोलकर बनाए गए पेंट, पिसे हुए चावल के रंगीन घोल, विशेष प्रकार से बने पोस्टर रंग, अति उत्तम गुणवत्ता के फाइबर पेंट। तो हमने क्या किया था, मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए जो मधुबनी पेंटिंग्स हैं उनमें जो पेंटिंग्स बनाई जाती हैं उसमें नेचुरल कलर का प्रयोग किया जाता है। तो क्या ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, पिसे हुए चावल के रंगीन घोल। ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। हाथियों के झुंड के बारे में सही कथन को चुनिए। अभी अभी हमने देखा था, तो इसमें से जो सही है वो ऑप्शन हमें चूज करने हैं। तो फर्स्ट है हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। ठीक है। हाथियों के झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं, ये हमने नहीं पढ़ा, तो ये ऑप्शन गलत है। थर्ड है झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है, ये हमने किया था कि उस झुंड की नेता कौन होती है, जो उस झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी होती है वो उस झुंड की नेता होती है, ये भी ठीक है। एक झुंड में हथनियां और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है, तो ये गलत है। अभी अभी हमने देखा था कि एक झुंड में हथनियां और बच्चों की संख्या 10 से 12 होती है ना, तो कितनी भी नहीं हो सकती, 10 से 12। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक तो फर्स्ट ऑप्शन ठीक है ए, और एक थर्ड, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, सेकेंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से पेट्रोलियम से क्या प्राप्त नहीं होता? कोयला, डीजल, मोम, ग्रीस। ये हमने किया था, डीजल, मोम और ग्रीस ये तीनों ही इससे प्राप्त होते हैं पेट्रोलियम से, लेकिन प्राप्त क्या नहीं होता फिर? कोयला। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न डिजाइन किसकी वजह से होते हैं? किसकी वजह से हमें दिखाई देते हैं? उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं, उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं, उनकी शरीर शक्ति को इंगित करते हैं, परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा? पशुओं की त्वचा पर जो डिजाइन होता है वो किसकी वजह से होते हैं? उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। खेजड़ी, खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों को चुनिए। तो खेजड़ी वृक्ष के बारे में देखें, यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है। इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, ये भी ठीक है। यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, ये भी ठीक है। ये सारी विशेषताएं हमने खेजड़ी वृक्ष के बारे में पढ़ी थी, है ना। फोर्थ है यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं, ये गलत है, क्योंकि ये जो विशेषता ये हमने किसकी पढ़ी थी? रेगिस्तानी ओक की, है ना। रेगिस्तानी ओक जो वृक्ष था उसके बारे में हमने पढ़ा था कि उसकी जड़ें पहले जमीन में जाती हैं और वो जमीन में कितनी गहरी जाती है, जब तक कि उन्हें पानी ना मिल जाए, और फिर वो पानी उसके तने में इकट्ठा हो जाता है और लोगों को जब पानी की जरूरत होती है तो पाइप लगा के उसके तने में से वो पानी निकाल लेते हैं, है ना। तो ये जो विशेषता है ये रेगिस्तानी ओक की नहीं है। तो इसके जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन कौन से हुए? ए,
बी और सी। ये देखते हैं हम कहाँ है ए, बी और सी। ऑप्शन नंबर सेकंड, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़ जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, कहाँ पाए जाते हैं ये? अफगानिस्तान, काबुल, अबू धाबी और बर्लिन। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट है वो कौन सा हो जाएगा? अबू धाबी। ठीक है, ये यूएई की कैपिटल थी जो, है ना, हमने किया था, तो अबू धाबी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। आगे देखते हैं। आगे है, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है, ऐसा इसलिए है क्योंकि। फर्स्ट ऑप्शन है, तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। सेकंड है, मच्छरों को तेल द्वारा विकसित किया जाता है। थर्ड है, मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं। और फोर्थ है, मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा? तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है बाघ, सेकंड है गिद्ध, थर्ड है रेशम का कीड़ा और फोर्थ है कुत्ता। तो क्या था, किसकी सबसे तीक्ष्ण ध्वनि होती है? बाघ की। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसकी जो ध्वनि है वो 3 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है, ये हमने किया था, है ना। तो सबसे तेज ध्वनि किसकी होती है? बाघ की। आगे है, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया था? फर्स्ट है भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894, सेकंड है संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2012, भारतीय जंगल अधिनियम 1927 और फोर्थ है जंगल अधिकार अधिनियम 2007। तो ये हमने किया था। ये जो हक है, जो कम से कम 25 सालों से उस जंगल में रह रहे हो तो वो वहाँ कुछ भी चीज़ उगा सकते हैं और उन जंगल में जो भी उगने वाली चीज़ है, पैदा होने वाली चीज़ है, उन पे उनका हक होगा, है ना। और उस जंगल का संरक्षण कौन करती है? वहाँ की ग्राम सभा करती है। ये हमने किया था। तो ये कौन सा कानून था? जंगल अधिकार अधिनियम था, है ना। और ये कब आया था? 2007 में। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, रात में जागने वाले जानवर हर चीज को कैसा देखते हैं? हर रंग में देख सकते हैं। सेकंड है केवल काली और सफेद ही देखते हैं। थर्ड है केवल हरे रंग में देख सकते हैं और फोर्थ है केवल लाल रंग में देख सकते हैं। तो क्या किया था हमने? रात में जागने वाले जानवर को हर चीज काली और सफेद ही दिखाई देती है ना। और जो दिन में जागते हैं जानवर उनको इनके अलावा और रंग भी दिखाई देते हैं। तो रात में जागने वाले जानवर को हर चीज केवल काली और सफेद ही दिखाई देती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? तो कौन घुमा सकता है? कोयल, मैना, उल्लू, कौवा। तो अपनी गर्दन को पीछे तक, काफी हद तक पीछे तक कौन घुमा सकता है? इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ठीक, थर्ड। इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इनके बारे में एक बार देख लेते हैं। कोयल के बारे में हमने क्या पढ़ा था? कोयल अपना घोंसला खुद नहीं बनाती, वो कोए के घोंसले में अपने अंडे देती है ना। मैना झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। और कौवे के बारे में क्या पढ़ा था? कौवा पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है और वो खुद के अंडों के साथ साथ कोयल के अंडों को भी सेता है ना। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, कौन अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? थर्ड इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, गोलकोंडा किला किसने बनवाया? फर्स्ट है पल्लव राजवंश, सेकंड है चोल राजवंश, थर्ड है चालुक्य राजवंश और फोर्थ है काकतीय राजवंश। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा? गोलकोंडा किला किसने बनवाया था? काकतीय राजवंश ने। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, कोयल अपने अंडे कहाँ देती है? तो ये अभी हमने किया है। कोयल अपने अंडे कहाँ देती है? कौवे के घोंसले में, है ना। कोयल अपने अंडे कौवे के घोंसले में देती है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखो सारे बता रखे हैं यहाँ। कोयल अपने अंडे कौवे के घोंसले में देती है। फाख्ता कहाँ देती है? फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में घोंसला बनाती है। गोरैया कहीं भी अपना घोंसला बना लेती है। कहाँ? अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे। और कबूतर कहाँ बनाते हैं? जो खंडर होते हैं पुराने मकान, वहां अपना घोंसला बनाते हैं, है ना। और बसंत गोरी पेड़ के तने में छेद बनाकर उसमें अंडे रखती है। ठीक है, आगे है, मधुबनी चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? ये मधुबनी चित्रकला है, मधुबनी पेंटिंग्स। तो मधुबनी चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो किससे है इसका संबंध? कला का संबंध किससे है? इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में।
ये देखो, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बिहार। बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है जहाँ पर त्योहारों के दिन घरों की दीवार पर चित्र बनाए जाते हैं। यह चित्र पिसे हुए चावलों में रंग घोलकर बनाए जाते हैं। गुलदावरी और जिनिया के फूलों से रंग बनते हैं जिसमें कपड़े रंगे जाते हैं। तो मधुबनी पेंटिंग्स बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है, उसके नाम पर इसका नाम पड़ा था मधुबनी पेंटिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। लिंग हू फैन किस देश का पकवान है? किस देश का पकवान है? फर्स्ट ऑप्शन है चाइना, सेकंड है हांगकांग, थर्ड है नेपाल और फोर्थ है भारत। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हमने किया था, लिंग हू फैन किस देश का पकवान है? हांगकांग का, है ना। हांगकांग में का प्रसिद्ध भोजन है ये लिंग हू फैन। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंकज ने अपने मित्र से कहा, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कपकपी बुखार, सिरदर्द और अंत में पसीना आने के चक्कर से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी। पंकज किस रोग से पीड़ित हो सकता है? तो पंकज को बुखार है, सिरदर्द होता है, कपकपी भी आती है। तो ये लक्षण जो ये सिम्टम्स है, किसके सिम्टम्स हैं ये हमें बताने हैं, है ना। तो फर्स्ट है मियादी बुखार, सेकंड है अतिसार, थर्ड है हैजा और फोर्थ है मलेरिया। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ये जो सिम्टम्स है किसके हैं? मलेरिया के। तो इसका फोर्थ ऑप्शन राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, रिहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है। वहां उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृहनगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न है। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे? अपने परिवार के साथ वो केरल जाती है और जो वहां रहती है उसका गृहनगर कौन सा है? शिमला। तो शिमला से केरल जाती है वो, और केरल में उसको अपने जो शिमला में जो वृक्ष हैं उससे भी ऊंचे वृक्ष दिखाई देते हैं। तो वो वृक्ष कौन से हैं? चीड़, नारियल, थर्ड है सेब और फोर्थ है लीची। तो उसको कौन से वृक्ष दिखाई देंगे? केरल में वृक्ष कौन से हैं? नारियल के। तो सबसे ऊंचे वृक्ष किसके हैं? नारियल के। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? फर्स्ट है उस वाद्य यंत्र की गति को देखकर, सेकंड है उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके, थर्ड है उस वाद्य यंत्र को सूंघकर और फोर्थ है उस वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर। तो हमने पढ़ा था कि जो सांप होता है वो जमीन में हुए कंपन से पता चलता है कि कोई आसपास है। जमीन में हुए कंपन को भाप लेता है। उसके कान नहीं होते, सांप के कान नहीं होते। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके, है ना। नेक्स्ट है, मुक्तापुर गांव किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। तो मुक्तापुर गांव किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली जिले में, है ना। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो ए ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखो, मुक्तापुर गांव आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली जिले में है। पोचमपल्ली जिले में ज्यादातर परिवार बुनकर हैं। इस बुनाई को पोचमपल्ली नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो उसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, कौन अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसके बीच की बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है? देखो, ये जो दिख रही है हमें, फर्स्ट ऑप्शन है दर्जन चिड़िया, सेकंड है कोयल, थर्ड है कबूतर और फोर्थ है कलचिड़ी, इंडियन रोबिन जिसे कहते हैं। तो कौन अपने नुकीली नोच से पत्तों को सी लेती है और उसमें बने स्पेस को, जहां वो थैली बनती है उसमें अपने अंडे देती है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? दर्जन चिड़िया। ये जो हम फोटो में देख रहे हैं ये दर्जन चिड़िया है। ये देखो, पत्तों को आपस में सील लेती है। देखो, नुकीली चोंच से पत्तों को सील लेती है, फिर जो ये थैली बनती है, ये थैली बनी हुई है यहाँ अपने अंडे देती है। ठीक है, कोयल कौवे के घोंसले में अपने अंडे देती है। कबूतर जो है वो पुराने खंडरों में, जो पुराने मकान होते हैं वहाँ अपना घोंसला बनाते हैं। और कलचिड़ी जो इंडियन रोबिन है वो पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाती है ना। पत्थरों के बीच में अंडे देती है, सॉरी, पत्थरों के बीच में अंडे देती है कलचिड़ी, इंडियन रोबिन। ठीक है, ये देखो, दर्जन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसके बीच की बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है। नेक्स्ट है, कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। ऐसे करने से उसके खेतों की मृदा फर्स्ट है जुताई के लिए उपयुक्त बन जाएगी, सेकंड है बंजर हो जाएगी, थर्ड है अन्य फसलों के लिए भी उपजाऊ बन जाएगी और फोर्थ है केवल धान की फसलों के लिए ही उपयोगी रहेगी। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऐसा करने से उसके खेतों की मृदा बंजर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिक बेचने वाले खाने की कौन सी चीज़ें बेचते मिलेंगे? हाँ, फर्स्ट है ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल, सेकंड है छोले भटूरे तथा लस्सी, थर्ड है इडली चटनी तथा बड़ा चटनी
और फोर्थ है पूरी साग तथा ठंडा दूध। तो हमें कौन सी चीज़ मिलेंगी वहाँ बेचते हुए, कौन सी चीज़ मिलेंगे? ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्णमलेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। हमें इसमें से जो राइट ऑप्शन है वो टिक करना है। फर्स्ट देखिए, वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक वेट लिफ्टर है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था, वो वेट लिफ्टर है कर्णमलेश्वरी। वह कर्नाटक की है, ये गलत है क्योंकि वो आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। थर्ड है, उन्होंने अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं। वह 130 किलोग्राम तक का भार उठा सकती हैं। तो ये भी पढ़ा था हमने, वो एक बार में कितना किलोग्राम वजन उठा सकती हैं? 130 किलोग्राम। और फोर्थ है, जब वह 12 वर्ष की थी तभी से वह भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी। तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है? एक तो फर्स्ट, एक थर्ड और एक फोर्थ। तो ए, सी और डी, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट ऑप्शन है। और इसके बारे में हमने क्या पढ़ा था? इन्होंने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं और ये पहली इंडियन वुमेन है जिन्होंने ओलंपिक्स में मेडल जीता था। और एक पढ़ा था कि इनके पिता पुलिस में हवलदार हैं। इनकी 4 बहनें हैं, वो भी वेट लिफ्टर का काम करती हैं, है ना। ये हमने पढ़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से हमारे वायुमंडल की सबसे निचली परत है? फर्स्ट है सौरमंडल, सेकंड है समताप मंडल, थर्ड है बहिमंडल और फोर्थ है तापमंडल। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? सौरमंडल। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोहना गांव कहाँ है? फर्स्ट है कश्मीर, सेकंड है मेघालय, थर्ड है हरियाणा और फोर्थ है सिक्किम। तो सोहना गांव कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। हरियाणा में है सोहना गांव, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेल लिपि की खोज किसने की थी? ब्रेल लिपि की खोज किसने की थी? किस वैज्ञानिक ने की थी? फर्स्ट है आइजक न्यूटन, सेकंड है लुइस ब्रेल, थर्ड है रिकी फेराडो और फोर्थ है जगदीश चंद्र बसु। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा? लुइस ब्रेल। ब्रेल लिपि की खोज किसने की थी? लुइस ब्रेल है। ये जो हम फोटो देख रहे हैं किसकी है? लुइस ब्रेल की। ये इनकी बचपन में अपने पिता के औजारों के साथ खेलते हुए इनकी आंखें चली गई थी। तो ये जब पढ़ना चाह रहे थे तो इन्होंने अलग अलग तरकीब सोची। तो तब इन्होंने एक स्क्रिप्ट बनाई। उसमें क्या था, एक मोटे पेज पर 6 बिंदुओं को, नुकीले औजार से 6 बिंदुओं को उभारा और उनको जिनको टच करके पढ़ा जा सकता था, तो उसी को क्या नाम दिया? ब्रेल लिपि। यहाँ हम देख सकते हैं, देखो 6 बिंदु हैं, हर एक में 6 बिंदु है ना। तो इसी को क्या नाम दिया गया था? ब्रेल लिपि, जिसको हम टच करके, हाथ से टच करके पढ़ सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। नेक्स्ट है, खेजड़ी के पेड़ किस राज्य में मिलते हैं? किस राज्य में मिलते हैं खेजड़ी के पेड़? फर्स्ट है उत्तर प्रदेश, सेकंड है मिजोरम, थर्ड है राजस्थान और फोर्थ है तेलंगाना। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा? खेजड़ी के पेड़ हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? राजस्थान में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? फर्स्ट है गोवा, सेकंड है जम्मू और कश्मीर, थर्ड है बिहार और फोर्थ है मिजोरम। तो ये हमने किया था कि नारियल के तेल में पकी हुई मछली कहाँ के लोग पसंद करते हैं? गोवा के लोग। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट है। ठीक है। आगे है, कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है? फर्स्ट है मिजोरम, सेकंड है मणिपुर, थर्ड है अरुणाचल प्रदेश और फोर्थ है झारखंड। तो कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है? झारखंड की, है ना। ये हमने किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट है। नेक्स्ट है, किस राज्य में घर बारिश के चलते जमीन से 10-12 फुट ऊंचे बने होते हैं? फर्स्ट है केरल, सेकंड है आंध्र प्रदेश, थर्ड है असम और फोर्थ है त्रिपुरा। तो हमने किया था कि जो असम के जो लोग होते हैं वो बैम्बू के ऊपर अपने घर को बनाते हैं। 10-12 फुट जमीन से 10-12 फुट ऊंचे अपने घरों को बनाते हैं बैम्बू के ऊपर, है ना। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका आंसर हो जाएगा, यही राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, नेपेंथिस पौधा जिसको पिक्चर प्लांट भी कहते हैं, उसके बारे में कौन सा ऑप्शन राइट है? फर्स्ट है कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उस तारतों की ध्वनियाँ निकालता है। नहीं, वो ध्वनियाँ नहीं निकालता, एक अलग प्रकार की खुशबू निकालता है जिससे जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। सेकंड है, नेपेंथिस पौधे का मुंह छोटी छोटी कटियों से ढका होता है। ये भी गलत है क्योंकि हमने देखा था कि जो ये पिक्चर प्लांट होता है उसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। घड़े का आकार होता है, इसका घड़े के आकार का होता है और उसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। थर्ड है, भारत में नहीं पाया जाता, और क्योंकि ये गलत है क्योंकि भारत में ही पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया और मेघालय वो हमने पढ़ा था। और फोर्थ है, कीड़े मकोड़ों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। ये राइट ऑप्शन है। ये एक अलग प्रकार की खुशबू निकालता है जिससे जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो इसकी तरफ आकर्षित होते हैं और जब वो इसके ऊपर चढ़ते हैं, ऊपर तक जाते हैं, तो वो इनको धोखे से फंसा लेता है, अपने अंदर गिरा लेता है और फिर पत्ती को बंद कर लेता है। जो अपना ढक्कन होता है उसको बंद कर लेता है, फिर वो बाहर नहीं निकल पाते, है ना। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है वो इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी में एक साथ नहीं रहता है? फर्स्ट है ततैया बर्रा, सेकंड है चींटी, थर्ड है दीमक
और फोर्थ है मकड़ी। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ। ये एक मधुमक्खियों की बाती कॉलोनी में नहीं रहती है, मकड़ी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। ये देखते हैं, ये किसकी विशेषता है वो हमें बताना है। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है और यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। तो ये जो है ये हमने किसकी पढ़ी थी, किसके बारे में पढ़ा था? ऑप्शन 1 है स्लोथ, सेकंड है लंगूर, थर्ड है चिंपैंजी और फोर्थ है पांडा। तो किसके बारे में पढ़ा था ऐसा हमने? स्लोथ। ये भालू जैसे दिखते हैं लेकिन भालू नहीं है ना। और ये हफ्ते में एक वीक में एक बार नीचे उतरते हैं सोच के लिए, है ना। ये हमने पढ़ा था। और ज़्यादा से ज़्यादा वो 18 पेड़ों पर ही जाते हैं अपने पूरे वर्ष के जीवन काल में, उससे ज़्यादा वो पेड़ों पर नहीं जाते और उन्हीं की पत्तियां वो खाते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। फर्स्ट है, रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात लगभग 4 मीटर होती है। सेकंड है, इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई के लगभग 30 गुनी गहराई तक हैं, जमीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। ये दोनों विशेषताएं हमने पढ़ी थी कि इसकी जो ऊंचाई है वो किसी कमरे की दीवार के बराबर होती है, ये ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड है कि इसकी जड़ें कहाँ तक जाती हैं, जब तक जमीन में वहां तक जाती हैं जब तक उनको पानी ना मिल जाए, ये भी ठीक है। थर्ड है, इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है, ये भी ठीक है, और जब वहां के लोगों को पानी की जरूरत होती है तो पाइप लगाकर इस वृक्ष से पानी को निकाल लेते हैं इसके तने से, ठीक है। फोर्थ है, यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है, ये हमने नहीं पढ़ा, तो इसका फोर्थ ऑप्शन गलत है। बाकी ठीक कौन कौन सा हुआ? ए, बी और सी। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियां खरीदती है जो खास तौर पर वही बनाई जाती है, वे क्या कहलाती हैं? तो कलमकारी और कंथा, पोचमपल्ली और कलमकारी, पोचमपल्ली और कांजीवरम, और फोर्थ है कलमकारी और चंदेरी। तो इसका जो राइट ऑप्शन कौन सा होगा? सेकंड इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। सेकंड है कर्नाटक, केरल, गुजरात। थर्ड है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, और फोर्थ है केरल, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल। तो कौन सा ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा? सेकंड, कर्नाटक, केरल और गुजरात। अरब सागर किस समूह कहाँ स्थित है? कर्नाटक, केरल और गुजरात, ठीक है, इन राज्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ली एक पारंपरिक कला है, वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है, वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? फर्स्ट है महाराष्ट्र, सेकंड है ओडिशा, थर्ड है राजस्थान और फोर्थ है बिहार। तो किस राज्य में है वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है? वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? ये होगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट है, ठीक है। नेक्स्ट है, सीढ़ीदार कुएं तथा बावली या बावड़ी से संबंधित निम्नलिखित कुछ कथन दिए गए हैं, हमें इसमें से जो राइट है वो निकालना है कि कौन सा ऑप्शन इसका राइट है। फर्स्ट है, वे जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है, ये ठीक है। सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता था, ये भी ठीक है। उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है, ये भी ठीक है। उनमें केवल भौम जल होता है, ये ऑप्शन है ये गलत है, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? ए, बी और सी। ये देखते हैं कहाँ है, सेकंड ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश के कौन से राज्य में खाने की चीजों जैसे टेपियोका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में उगाते हैं और उन्हें इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है? तो ये हमने किया था कि जो टेपियोका या कप्पा बोलते हैं जिसको, ये कहाँ का प्रसिद्ध भोजन है? केरल का, है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों में के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? फर्स्ट ऑप्शन है बंद गोभी, भिंडी, गुड़। सेकंड है आंवला, पालक और गुड़। थर्ड है आंवला, पालक, आलू, और फोर्थ है आंवला, आलू और टमाटर। तो जो प्रचुर मात्रा में लौह पाया जाता है, आयरन, तो वो किस में पाया जाता है? आंवला, पालक और गुड़। ये हमने किया था, है ना। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है? इनमें से हमें ये बताना कि बीज कौन सा नहीं है। फर्स्ट है सौंफ, सेकंड है गेहूं, थर्ड है काली मिर्च और फोर्थ है साबूदाना। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? साबूदाना। साबूदाना बीज नहीं है, बाकी ये सारे क्या है? बीज है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट है, ठीक है। नेक्स्ट है, ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार है? फर्स्ट है क्लोरीन, सेकंड है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, थर्ड है सल्फर डाइऑक्साइड और फोर्थ है सल्फर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा? ताजमहल के पीले होने का कारण क्या हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे बुजुर्ग यह कहते हैं कि अब से लगभग 25-30 साल पहले इन कुओं में काफी पानी था, परंतु अब से पूरी तरह ये सूख गए हैं। निम्नलिखित में से कुओं के सूखने के संभावित सही कारणों को चुनिए। तो इनमें से हमें सही कारण बताने के, जो अब कुएं हैं वो सूख गए हैं तो उनका कारण क्या है। फर्स्ट है, जिन झीलों या तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वहां नहीं है। सेकेंड है, पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्रों की जमीन पर अब कोलतार सीमेंट से ढक गई हैं। थर्ड है, कुओं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि हर घर में टोटियां लगी हैं। और फोर्थ है, भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चालित पंप लग गए हैं। तो इनमें से हमें जो सही है वो बताना है। तो ये भी ठीक है, सेकंड ऑप्शन जो है वो भी ठीक है। जो थर्ड है वो गलत है कि कुओं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि हर घर में टोटियां लगी हुई है, लेकिन कुओं का उपयोग अभी भी होता है। तो ये ऑप्शन गलत है। और फोर्थ ये भी ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ए बी और डी। जो फर्स्ट है वो इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, ईवीएस पेडागोजी के क्वेश्चंस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे ही। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं के आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्व आकलन है, इसमें हमें बताना है कि जो स्व आकलन है, स्वयं का आकलन वो क्या है। इसमें से जो ऑप्शन है वो हमें चूज करना है। फर्स्ट है सीखने के लिए आकलन, सेकंड है CCE कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, मतलब सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। थर्ड है सीखने के समान आकलन, और फोर्थ है सीखने का आकलन। पहले हम इन टर्म्स को देख लेते हैं। जो सीखने के लिए आकलन है, देखो एक तो होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, एक होता है असेसमेंट एज लर्निंग और एक होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ये तीनों एक बार हम देख लेते हैं क्या होते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है, सीखने के लिए आकलन, मतलब जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से पहले आकलन बच्चों का किया जाता है वो होता है सीखने के लिए आकलन, कि बच्चों को पहले से कितना आता है। जो टीचर होता है पहले वो ये देखता है कि मेरे पढ़ाने से पहले बच्चों को कितना आता है। तो ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से पहले की प्रक्रिया है सीखने के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है, सेकंड ये है असेसमेंट एज लर्निंग, और थर्ड है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, सीखने का आकलन। सीखने का आकलन का मतलब है कि बच्चों ने कितना सीखा। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जब खत्म हो जाती है तब इस आकलन को किया जाता है कि बच्चों ने पढ़ाने के बाद कितना सीखा है। जैसे ईयर के एंड में और ईयर के मिड में जो हम एग्जाम लेते हैं बच्चों के, वो होते हैं, वो इसी प्रक्रिया के अंदर आते हैं, वार्षिक और अर्धवार्षिक परीक्षा। ठीक है, तो इसमें क्या देखा जाता है कि टीचर के पढ़ाने के बाद बच्चों ने कितना सीखा। इसमें ये पहले होता है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से पहले होता है ये आकलन। इसमें पहले ये देखा जाता है बच्चों को कितना आता है, और इसमें देखा जाता है कि पढ़ाने के बाद बच्चों को कितना आया है। ठीक है, और एक है असेसमेंट एज लर्निंग, सीखने के समान आकलन। इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है, जो विद्यार्थी होता है, वो खुद अपना आकलन करता है, स्वयं आकलन करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा, स्व आकलन। तो सीखने के समान आकलन क्या होता है, बच्चा खुद अपने आप का आकलन करता है। कि जैसे मान लो उसने कोई बुक पढ़ी और फिर अपने फ्रेंड्स को कहे कि इसमें से मेरे से कोई क्वेश्चन पूछ, तो वो क्या होगा, वो बच्चा खुद अपना आकलन कर रहा है, अपने आप अपना आकलन कर रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं के आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। तो जो स्व आकलन है, स्वयं का आकलन, वो क्या है, इसमें से हमें ऑप्शन चूज करना था। तो क्या होगा, सीखने के समान आकलन, यही तो होता है स्व आकलन। बच्चा इसमें खुद अपने आप का आकलन करता है ना, अपने आप का चेक करता है कि उसको कितना आता है। तो स्व आकलन के लिए इसका ऑप्शन कौन सा, थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, इसमें क्या क्या सिद्धांत थे, इसमें क्या क्या बातें कही गई थी बच्चों के लिए। ठीक है, तो पहला तो ये कहा गया था कि बच्चों को मेमोराइजेशन से दूर रखा जाना चाहिए, कि जो रट्टाफिकेशन है, क्रैमिंग है, वो बच्चों को नहीं करवाई जानी चाहिए। बच्चों को समझाकर एक कंसेप्ट क्लियर करवाने चाहिए, उनको समझाकर सारी बातें, गतिविधियां होनी चाहिए बच्चों के लिए, उनको अलग अलग अवसर देने चाहिए, और बच्चों को दैनिक जीवन से जोड़ना चाहिए। जो उनकी पाठ्य पुस्तक है उसमें जो भी चैप्टर्स हैं, जो भी हम करवाएं, तो उनको उनके दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ाया जाना चाहिए। शिक्षक को क्या करना है, उनको बच्चों को अपने उनके दैनिक जीवन या बाहरी जीवन, ठीक है, स्कूल के बाहरी जीवन से उनको जोड़कर पढ़ाया जाना चाहिए। तो ये था NCF 2005 में, ये कुछ बातें कही गई थी। और बच्चों को स्वतंत्र होना चाहिए, उनको भयमुक्त प्रणाली देनी चाहिए कि, और अलग अलग अवसर देने चाहिए, सहयोग समूह में होना चाहिए शिक्षण, उचित वातावरण मिलना चाहिए बच्चों को। ठीक है, तो देखते हैं अब इसमें से कौन सा है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य कौन सा होना चाहिए। तो जो पॉजिटिव वर्ड हमें मिलेगा वो देख लेते हैं, जो नेगेटिव होगा वही इसका गलत आंसर हो जाएगा। जो पॉजिटिव वर्ड मिलेगा हमें वो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट है विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ का विकास,
सेकंड है विषय के आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण करना, तो ये गलत हो गया, एक तो स्मरण है ना, मेमोराइजेशन हो गया ये तो, है ना। तो हमें बच्चों को याद नहीं करवाना, कुछ उनको स्मरण नहीं करवाना, मेमोराइजेशन नहीं करवानी, क्रैमिंग नहीं करवानी, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। थर्ड है कक्षा दिगम को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना, तो ये तो एनसीएफ में कहा गया है कि विद्यालय को उनको दैनिक जीवन या विद्यालय के बाहरी जीवन से बच्चों को जोड़ना है। फोर्थ है स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना। देखो ये वैसे ऑप्शन ठीक है, लेकिन सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है इसका कौन सा है, जो ऑप्शन नंबर थर्ड है, विद्यालय को उनको बाहरी जीवन से जोड़ना है। कक्षा अधिगम को जब हम पढ़ाते हैं कक्षा में, तो उनको विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ के फिर पढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है, अलग अलग एग्जाम्पल दे के ऐसे। तो जो बेस्ट ऑप्शन है वो कौन सा है इसका, ऑप्शन नंबर थर्ड, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो इसमें बता रखा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांत, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। सेकंड है पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए, मेमोराइजेशन से। और थर्ड है पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, सिर्फ पाठ्य पुस्तक में जो दे रखा है वही, उससे बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए बच्चों को, ठीक है। फोर्थ है विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, डैश के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं, इनमें से एक को छोड़कर, किसी एक को छोड़कर बाकी सारी ईवीएस को पढ़ाने की विधियां हैं, तो उस एक का ही जो वो एक है वो हमें चूज करना है कि इस एक को छोड़ के बाकी सारी विधियां पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने की विधियां हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है सहयोगात्मक अधिगम, सेकंड है निर्देशित खोज, थर्ड है व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने, और फोर्थ है समस्या समाधान। तो जो व्याख्यान मतलब जो लेक्चर्स हैं ये गलत हो जाएगा इसका, क्योंकि अगर लेक्चर ही देते रहेंगे बच्चों को बाहरी जीवन से ना जोड़ें, अगर लेक्चर ही देते रहेंगे तो बच्चे बोर हो जाएंगे इससे, फिर उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे वो, है ना। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, ये नेगेटिव वर्ड है एक, ठीक है ना। पैडागोजी में कुछ पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं, कुछ नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। पॉजिटिव वर्ड्स जैसे कि बाहरी जीवन से उनको जोड़ना है, दैनिक जीवन, अवसर, है ना, समस्या समाधान होने चाहिए उनके, उचित वातावरण उनको मिलनी चाहिए। और नेगेटिव वर्ड्स देखें तो जैसे जेंडर बायस आ जाए कहीं, तो ये नेगेटिव वर्ड्स हैं। स्मरण उनको मतलब मेमोराइजेशन करवाना, व्याख्या, परिभाषा आ जाए कहीं, तकनीकी आ जाए कहीं, टेक्निकल, ये अगर वर्ड्स आते हैं। और केवल कहीं अगर केवल आए तो ये जो वर्ड्स होते हैं ये नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो व्याख्या है ये नेगेटिव वर्ड्स है, तो हमें यही बताना था कि इन चारों में से तीन को छोड़ के जो एक है वो इसका राइट ऑप्शन आएगा। तो वो हमारा कौन सा है, व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करते हुए, क्योंकि ये नेगेटिव वर्ड है। अगर हम लेक्चर देते रहेंगे तो बच्चे बोर हो जाएंगे, फिर वो कुछ समझ नहीं पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखो पर्यावरण की विधियां भी बता रखी हैं यहाँ, उनको ईवीएस को पढ़ाने की विधियां अलग अलग। प्रेक्षण विधि, ऑब्जर्वेशन मेथड, नाम से ही पता चल रहा है ऑब्जर्व करना, है ना, किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना। इसमें आसपास की चीज़ें देखना, उनका विश्लेषण करना और अपने अनुभव से चीज़ें सीखना। बच्चे इसमें ऑब्जर्व करते हैं, खुद ऑब्जर्व करते हैं। जब बच्चे खुद ऑब्जर्व करते हैं या अपने हाथ से कोई काम करते हैं तो वो ज़्यादा सीखते हैं। और फिर है नेक्स्ट खेल विधि, इसमें खेल द्वारा बच्चे सीखते हैं। खेल में अगर बच्चे खेलते हैं उसमें कुछ नया सीखते हैं तो वो ज़्यादा सीख पाएंगे। फिर थर्ड है खोज विधि, इसमें बच्चा कुछ नया सीखता है, अपने आप कोई खोज करता है, ठीक है। तो ये कुछ विधियां थी ईवीएस को पढ़ाने की। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। तो इसमें से हमें नेगेटिव वर्ड देखना है कौन सा है, नहीं करना चाहिए पूछा है ना, तो हमें नेगेटिव वर्ड चूज करना है इसमें से। तो फर्स्ट ऑप्शन हमें दे रखा है बच्चों के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना। सेकंड है बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना करना। थर्ड है शिक्षार्थियों की सीखने की क्षमताओं को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करना। और फोर्थ है बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना। अब यहाँ देखें, जैसे अगर हम देखें तुलना करना, तुलना मतलब अगर किसी और पर्सन से तुलना की जाती है वो गलत है, लेकिन बच्चे का एक विद्यार्थी है उसका खुद के साथ ही तुलना कर रहे हैं यहाँ, तो है ना, तो ये नेगेटिव वर्ड नहीं होगा। तो यहाँ अगर हम देखें, देखो केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना, ये गलत हो जाएगा। बच्चों के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना, एक ही बच्चा है मान लो, एक ही अगर ले तो उसका उल्लेख करें, तो अलग अलग बच्चे हैं उनका सबका उल्लेख करें। सेकंड है बच्चों के पूर्व आकलन के साथ उसका जो विद्यार्थी है उसका खुद के साथ ही कर रहे हैं, जो पहले के आकलन है उनके साथ तुलना कर रहे हैं, तो ये गलत नहीं होगा, ठीक है ना। दूसरे जैसे लड़के लड़कियों का कंपैरिजन करें, हम एक बच्चे का दूसरे बच्चे के साथ कंपैरिजन करें, वो गलत हो जाएगा। थर्ड है शिक्षार्थियों की सीखने की क्षमताओं को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करना। और फोर्थ है बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना, ये गलत हो जाएगा, है ना, कुछ ही पक्षों पर नहीं, हमें सारे पक्षों को ध्यान में लेकर चलना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है। जब हम बच्चों के ग्रुप बना देते हैं समूह में, तो उसका क्या मतलब है, इन चारों ऑप्शन में से हमें एक चूज करना है। छात्रों को आसानी से
प्रबंधित करना और वर्कलोड को कम करना गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर ये वर्कलोड मतलब टीचर्स अपना खुद का वर्कलोड कम कर रहा है तो ये तो गलत हो गया ना, हमें छात्रों के हित में देखना है, तो ये तो गलत हो जाएगा। लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं, यहाँ देखो लड़कों गर्ल्स और बॉयज़ को दोनों को अलग अलग कर दिया, तो जेंडर बाइज्ड हो गया, ये भी नहीं हो सकता। थर्ड है कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण देना, यहाँ भी बच्चों को अलग अलग कर दिया, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। फोर्थ है सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना, ये ठीक है ना। हमें समूह में सीखने का मतलब देखना था, क्या उद्देश्य है इसका, तो यही ऑप्शन जो फोर्थ ऑप्शन है वो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। सहयोग के मूल्यों को लागू करना, एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना, ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ, पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छे पाठ्यचर्या को बच्चे के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठ्यचर्या की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी उपयुक्त आवश्यकता को पूरा नहीं करती, मतलब हमें जो नेगेटिव वर्ड है वो चूज करना है, जो नेगेटिव ऑप्शन होगा वो चूज करना है ना। नहीं करती पूछा है तो इसमें से कोई एक ऑप्शन नेगेटिव मिलेगा, वो हमें देखना है। फर्स्ट है यह भय एवं पूर्वाग्रहों से मुक्त होने के मूल्य को बढ़ावा देती है। सेकेंड है यह विषय को एक सामाजिक प्रक्रम के रूप में देखने के लिए शिक्षार्थी हेतु आवश्यक है। थर्ड है यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर अधिक बल देती है। और फोर्थ है यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है। ये देखो यहाँ ये नेगेटिव वर्ड हो गया, हमें परिभाषा, शब्दावली, परिभाषाओं, ये नेगेटिव वर्ड है ना, उन बच्चों को याद करवाना, परिभाषा, जो व्याख्या, ये सारे नेगेटिव वर्ड हैं, तो इन पे हमें जोर नहीं देना। तो ये जो फोर्थ ऑप्शन है वो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, बाकी सारे ठीक है। यह भय एवं पूर्वाग्रहों से मुक्त होने के मूल्य को बढ़ावा देती है, बच्चों को भय से मुक्त करना, यह विषय को एक सामाजिक प्रक्रम के रूप में देखने के लिए शिक्षार्थी हेतु आवश्यक है। थर्ड है यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर बल देती है। तो ये गलत हो जाएगा, जहाँ परिभाषा, ये शब्दावली, ये जहाँ वर्ड आते हैं नेगेटिव वर्ड है, तो हमें नेगेटिव वर्ड को चूज करना था, ये ऑप्शन हमारा नेगेटिव है फोर्थ, तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सेवंथ, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा, ये कह रहा है कि जो ईवीएस की बुक है उसमें जो भाषा है, लैंग्वेज है, वो कैसी होनी चाहिए, वो हमें देखना है, इसमें कौन सी होनी चाहिए। फर्स्ट है रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए, नहीं, कठिन नहीं होनी चाहिए, आसान होनी चाहिए। सेकंड है परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए। थर्ड है तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए। और फोर्थ है बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होनी चाहिए। तो देखो कौन सा मिला, यहाँ तो परिभाषा, ये नेगेटिव वर्ड हो गया, यहाँ कठिन हो गया, कठिन नहीं होनी चाहिए। थर्ड है मैंने बताया था टेक्निक, जहाँ वर्ड आता है टेक्निकल, तो ये भी नेगेटिव वर्ड है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो बचा कौन सा ऑप्शन, इसका फोर्थ ऑप्शन बच गया, बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होना चाहिए, उनकी जो डेली लाइफ की प्रतिदिन की जो भाषा है उससे जोड़कर हमें पढ़ाया जाना चाहिए बच्चों को, ठीक है। तो जो इसका फोर्थ ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो इसमें बता रखा है, इनमें वास्तविक कहानियों और घटनाओं को शामिल करना चाहिए। बुक का कंटेंट बच्चों के मानसिक स्तर का होना चाहिए, उनके लेवल का होना चाहिए जो बुक का कंटेंट है। यह प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करती हो। तो ये सारी ही होनी चाहिए ईवीएस की बुक में, ये विशेषताएं। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग 2-3 बच्चे विशेष आवश्यकता वाले, स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं। कुछ बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग बाधित हैं। ये बच्चे अन्य बच्चों के साथ उसी कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं। उपरोक्त पब्लिक स्कूल निम्न में से किसका अनुपालन करता है? समवयस्क शिक्षा, प्रतिपूरक अधिगम, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, CCE कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, और फोर्थ है समावेशी शिक्षा। देखो समावेशी शिक्षा क्या होती है, पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं। समावेशी शिक्षा होती है जहाँ हर तरह के बच्चे एक साथ पढ़ते हों, किसी भी तरह का बच्चा हो, चाहे वो मंदबुद्धि हो, कैसा भी बच्चा हो, अंधा हो, मतलब सारे बच्चे उसी में वहाँ एक ही स्कूल में पढ़ते हो, वो होती है समावेशी शिक्षा। तो इसमें क्या कहा है, स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं तो ये बच्चे अन्य बच्चों के साथ उसी कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं। सारे बच्चे जो स्पेशल नीड वाले हैं वो भी, जो नॉर्मल बच्चे हैं वो भी, सारे बच्चे एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। तो उपरोक्त पब्लिक स्कूल निम्न में से किसका अनुपालन करता है? तो समावेशी शिक्षा होगी, क्योंकि समावेशी शिक्षा में ही सारे बच्चे, जितने भी बच्चे हों, हर तरह के बच्चे उसी स्कूल में एक ही साथ पढ़ते हैं, एक ही कक्षा में। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है वो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि है? हमें ये देखना है कि ये जो इन्वायरमेंटल साइंस की जो कक्षा है उसमें से कौन कौन सी गतिविधियां होती हैं। तो फर्स्ट है श्यामपट्ट का प्रयोग, जो बोर्ड है उसका प्रयोग, चित्र पढ़ना, फील्ड भ्रमण, ये सभी। तो इसमें ये सारे ही जो ईवीएस की कक्षा है उसमें सारे ये गतिविधि होती हैं। श्यामपट्ट का प्रयोग, ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करते हैं, चित्र पढ़ना, पिक्चर रीडिंग, थर्ड है फील्ड भ्रमण, और फोर्थ है ये सभी। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है वो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है,
ये महत्वपूर्ण क्रियाकलाप दे रखे हैं। कहानी और कविताएं होनी चाहिए, खेलों का आयोजन होना चाहिए। जो ईवीएस की कक्षा है उसमें ये गतिविधियां होनी चाहिए, कहानी और कविताएं, खेलों का आयोजन, प्रतियोगिता और वाद विवाद का आयोजन करवाना, क्योंकि यहाँ से बच्चे ज़्यादा सीखेंगे। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सत्य नहीं है? ईवीएस के लिए सत्य नहीं है, ईवीएस के संबंध में सत्य नहीं है, वो हमें दिखाना है। फर्स्ट है पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। सेकंड है पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है। थर्ड है पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है। फोर्थ है पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है। तो यहाँ अगर हम नेगेटिव वर्ड देखें, क्योंकि सत्य नहीं पूछा है ना, तो नेगेटिव वर्ड देखना पड़ेगा। तो नेगेटिव वर्ड अगर हम देखें तो देखो परिभाषाओं, ये नेगेटिव वर्ड हो गया है ना, हमें इन पर बल नहीं देना, परिभाषाओं पर, ठीक है ना, उनको बाहर के जीवन से जोड़कर पढ़ाया जाना चाहिए। तो ये बाकी और जो ऑप्शन है वो ठीक है ये सारे। तो ये सत्य नहीं है, इसका मतलब जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सत्य नहीं है पूछा था, जो इनकरेक्ट है वो पूछा था। ये बाकी सारे ठीक है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है, पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है? जो मैपिंग है उसको सिखाने से बच्चों के किस कौशल को बढ़ावा मिलता है? फर्स्ट है गणनाएं और अनुमान, सेकेंड है माप के अनुसार चित्रण करना, थर्ड है सापेक्ष स्थिति और दिशाबोध की जानकारी, और फोर्थ है साफ सुथरा रेखांकन। तो अगर हम यहाँ देखें तो जो मैपिंग से बच्चों को क्या सीखने को मिलेगा? सापेक्ष स्थिति और दिशाबोध की जानकारी होगी। जो पोजीशन है, सही पोजीशन, और जो दिशा है उसकी जानकारी होगी, है ना बच्चों को। जैसे हम कहें कि जो हमारा मानचित्र होता है उसमें जो गुजरात है वो मध्य प्रदेश से किस साइड में है ऐसे पूछें, हरियाणा पंजाब से किस साइड में है, किस दिशा में है ना, तो उनको जो मैपिंग से पोजीशन, जो स्थिति है और दिशा, इसकी जानकारी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th, पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। जो पॉजिटिव वर्ड है वो हमें चूज करना है। देखो जो पॉजिटिव आंसर होगा वो हमें देखना है, इसमें मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए पर्यावरण अध्ययन का। तो फर्स्ट है प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की दोहराई, सेकंड है समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, थर्ड है शिक्षार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना, और फोर्थ है अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। तो जो बेस्ट ऑप्शन है वो हमें क्या मिला? अवसर, है ना, ये एक पॉजिटिव वर्ड है अवसर। तो जो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ, अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 13 है, एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। फर्स्ट है विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए, सेकंड है चिंतन और विस्मय के शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए, थर्ड है तकनीकी शब्दावली की सटीक परिभाषाएं उपलब्ध कराने के लिए, और फोर्थ है अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए। तो क्या है? एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। किस लिए? फर्स्ट देखो अगर हम देखें तो इसमें व्याख्या है, नेगेटिव वर्ड हो गया, ये नहीं हो सकता। सेकंड है अवसर, है ना, इसमें अवसर है, पॉजिटिव है, इसका मतलब ये ऑप्शन ठीक है। थर्ड में क्या हो गया? तकनीकी शब्दावली, वही टेक्निकल आ गया, ये गलत हो जाएगा। परिभाषाएं हैं, गलत हो जाएगा। अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए, तो जो इसका बेस्ट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा? अवसर मिल रहे हैं ना बच्चों को, चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती मतलब हमें नेगेटिव वर्ड देखना है, इसमें से कौन सा है? बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले, पर्याप्त मिल रहा है, मतलब ये तो पॉजिटिव है ना। सेकंड है बच्चे कम गलतियां करें, थर्ड है बच्चों को करके सीखने का अवसर मिल रहा है, यहाँ ये भी पॉजिटिव है। फोर्थ देखिए बच्चे बहुत से प्रश्न पूछें, अगर बच्चे अपने आप से प्रश्न पूछें वो ज़्यादा सीखेंगे, तो ये भी पॉजिटिव है। तो अगर हम देखें बच्चे कम गलतियां करें, ये नेगेटिव हुआ, क्योंकि अगर बच्चे गलतियां ही नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे? इंसान जितनी गलतियों से ही तो सीखता है ना, जितनी ज़्यादा वो गलतियां करेंगे उतनी वो ज़्यादा सीखते हैं। ज़्यादा गलतियां भी नहीं करनी, लेकिन बच्चे गलतियां ही नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। बाकी ये सारे ही पॉजिटिव हैं, तो हमें नेगेटिव को ढूंढना था, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती? तो हमने एनसीएफ के बारे में डिस्कस कर लिया था पहले, क्या क्या उसकी विशेषताएं, उसमें क्या बातें कही गई हैं। तो उसमें से हम देखते हैं नहीं करती, मतलब जो नेगेटिव बात होगी वो हमें सिलेक्ट करनी है, इसमें से वो चूज करनी है। फर्स्ट है विषयानुसार उपागम, सेकंड है बच्चों के अनुभवों और संदर्भों से जोड़ना, थर्ड है हस्तप्रक क्रियाकलाप, और फोर्थ है तकनीकी शब्दावली से परिचित करना। तो ये नेगेटिव वर्ड हो गया,
तकनीकी शब्दावली, टेक्निकल टर्म्स, है ना। तो हमें नेगेटिव वर्ड से ढूंढना था, तो वो कौन सा हुआ? फोर्थ। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। कुछ वर्ड्स हमें ध्यान रखने होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, उन्हीं से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे। एक दिन हम वीडियो भी लेके आएंगे नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड्स की, फिर पेडागोजी में हमारे यही क्वेश्चन आते हैं सारे, उन्हीं से हमारे सारे क्वेश्चन हो जाते हैं फिर। नेक्स्ट 16th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? नहीं है मतलब हमें नेगेटिव देखना कौन सा है। फर्स्ट है बच्चों को पाठ्यपुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। सेकंड है बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना। थर्ड है परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना। और फोर्थ है बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने के क्रियाकलापों से जोड़ना। तो नेगेटिव कौन सा हुआ यहाँ अगर हम देखें तो परिभाषाएं आ गया, है ना, तो ये नेगेटिव हो गया, बाकी सारे ही ठीक है। बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना, उनकी जो जिज्ञासा है उनको शांत करना। नेक्स्ट है परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना। थर्ड है बच्चों को अपने आप कार्य करने देना, उसके अवसर देना, तो ये भी पॉजिटिव है। तो जो नेगेटिव है वो कौन सा हुआ? यहाँ परिभाषाएं हम देख रहे हैं, ये नेगेटिव वर्ड है, तो जो इसका फर्स्ट ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट है 17th क्वेश्चन, समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? सर्वाधिक उपयुक्त पूछा है, मतलब जो बच्चे समूह में कार्य कर रहे हैं उसके लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा, उसके लिए वो हमें चूज करना है। फर्स्ट है निर्धारण मापनियां, रेटिंग स्केल कहते हैं, दत्त कार्य। थर्ड है कागज पेंसिल परीक्षण। और फोर्थ है मौखिक परीक्षण, मौखिक पर्सन। जो समूह में बच्चे कार्य करते हैं उनका आकलन करने के लिए हम रेटिंग स्केल का यूज करते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। समूह में बच्चे जब कार्य करते हैं तो उनका आकलन करने के लिए हम रेटिंग स्केल का यूज करते हैं। रेटिंग स्केल हमारा स्केल के जैसा है, जैसे हम यहाँ ये हमारे जो बच्चे बिल्कुल बैड कंडीशन है, जिनकी एवरेज कंडीशन है वो हो गए, और जिनकी गुड कंडीशन है वो हो गए, यहाँ इनको हम नाम देते हैं 0, 1, 2 ऐसे। तो इस रेटिंग स्केल से बच्चों का आकलन किया जाता है। जो बच्चे समूह में काम करते हैं ना उनका आकलन किससे किया जाता है? निर्धारण मापियां या फिर रेटिंग स्केल कहते हैं, इससे किया जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th, एक प्राथमिक स्तर की अध्यापिका जल अभाव के विषय पर अपने कक्षा 4th के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आंकेगी? फर्स्ट है उपयुक्त विषय एक लिखित परीक्षा का आयोजन करके, जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो हमें चूज करना है। सेकंड है यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की, देखो पॉजिटिव वर्ड आ रहा है, दैनिक जीवन। थर्ड है जल संरक्षण में पोस्टर बनाने की गतिविधि का आयोजन करके। और फोर्थ है बच्चों को जल संरक्षण पर नारे लिखने के लिए कहकर। तो जो बेस्ट ऑप्शन है वो कौन सा होगा? जल अभाव के लिए बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आंकेगी, ये हमें बताना था कि जल अभाव, जो जल का अभाव है उसके लिए बच्चों के अलग अलग विचार कैसे होंगे। तो इससे किस ऑप्शन से हमें ज़्यादा पता चलेगा? यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की, है ना। तो ये बेस्ट ऑप्शन है इसका सेकंड, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका निम्नलिखित कारणों से अपनी कक्षा का प्रारंभ कुछ मुख्य प्रश्न पूछते हुए करती है। सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण कौन सा है, उसे चुनिए। जो एक शिक्षिका है, एक टीचर है, वो अपनी कक्षा में पहले क्या करते हैं, पढ़ाने से पहले कुछ प्रश्न पूछती है, ठीक है। तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, क्वेश्चन पूछने का मुख्य उद्देश्य उसका क्या है, ये हमें पता लगाना है। इसमें से 4 ऑप्शन में से हमें एक चूज करना है कि वो प्रश्न पूछने का उनका कारण क्या है। फर्स्ट है शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है, ये तो नेगेटिव हो गया। अगर उनका चिंतन हम सीमित कर देंगे, अगर बच्चों को मतलब आगे कुछ प्रश्न पूछे ना, सीमित करना मतलब कि बच्चों को पहले से ही डरा दिया जाए कि उन्हें कुछ नहीं आता, फिर उनका जो आगे वो सोचने की शक्ति है वो नहीं बताएंगे। अगर मान लो और कोई क्वेश्चन फिर वो पढ़ाएगी, तब और कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो बच्चे पहले से ही डर जाएंगे, तो सीमित हो गया। सेकंड है शिक्षार्थियों का चिंतन उद्दीपित किया जा सकता है। थर्ड है प्रश्न शिक्षार्थियों में उत्सुकता जगाते हैं। और फोर्थ है प्रश्न प्रकरण को संदर्भपरक बनाने में मदद करते हैं। तो हमें नेगेटिव बताना था ना, सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण कौन सा है, तो नेगेटिव बताना था हमें। तो कौन सा हुआ, शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है, ये गलत हुआ, क्योंकि टीचर का ये उद्देश्य थोड़ी ना होता कि वो प्रश्न इसलिए पूछे ताकि बच्चे आगे बता ही ना सकें और पहले से वो डर जाएं कि उन्हें कुछ नहीं आता, कभी टीचर डांट दे उनको। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। 20th क्वेश्चन है, किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि फर्स्ट है सभी प्रतिभागियों की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करे। समूह बनाना है टीचर को बच्चों का, तो उसको क्या करना चाहिए, समूह किस तरीके से बनाना चाहिए बच्चों का। सेकंड है सुनिश्चित करे कि लड़के लड़कियों के समूह अलग अलग हों, गलत हो गया, जेंडर बाइस आ गया, हमें सबको एक साथ लेके चलना है, एक जैसा लेके चलना है हमें। थर्ड है उनके अंकों के अनुसार समूह बनाएं। और फोर्थ है केवल 2 समूह बनाए, प्रत्येक में बहुत से विद्यार्थी हैं, ये भी गलत है।
दो समूह बनेंगे, ज़्यादा बच्चे होंगे तो फिर ज़्यादा वहाँ डिस्टर्बेंस होगी। तो जो राइट ऑप्शन है वो इसका कौन सा हो जाएगा, सभी प्रतिभागियों की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें। ठीक है, तो किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को क्या चाहिए, सभी प्रतिभागियों की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य है। प्राथमिक स्तर पर जो बच्चे होते हैं उनको ईवीएस पढ़ाने के लिए कहानियों और कविताओं का उपयोग किया जाता है। तो उनका मुख्य उद्देश्य क्या है, कहानी और कविताओं का जो प्रयोग करते हैं हम, उनका मुख्य उद्देश्य क्या है। फर्स्ट है सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना, सेकंड है पाठों को आनंददायक बनाना, थर्ड है भाषिक कौशलों को बढ़ावा देना, और फोर्थ है कक्षा की विविधता की पूर्ति। तो जो बेस्ट ऑप्शन हमें दिख रहा है वो कौन सा दिख रहा है, सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना, मतलब कि बच्चों को उचित वातावरण देना, उसी वातावरण में वो ढल जाए, है ना। जैसे हम कोई लेसन उनको पढ़ा रहे हैं, कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो अगर हम उनको उसी के बारे में कोई कहानी सुनाएं या कविता बताएं तो बच्चे ज़्यादा सीख पाएंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग हम, उसी जो पॉइंट आता है उसमें जो बात आती है उसी के अकॉर्डिंग हम बच्चों को कविता या कहानी सुनाएं तो बच्चे ज़्यादा समझ पाएंगे। उसी तरह का हम माहौल बनाएं। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये भी ठीक है वैसे तो पाठों को आनंददायक बनाना, लेकिन ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा अच्छा है। उसी तरह का माहौल बनाए तो बच्चे ज़्यादा सीख पाएंगे फिर। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए कौन सा संकेतक नहीं होना चाहिए, हमें नेगेटिव चूज करना है, नहीं होना चाहिए पूछा है। फर्स्ट है प्रश्न पूछना, सेकंड है न्याय और समानता के प्रति सरोकार, थर्ड है सहभागिता, और फोर्थ है याद करना। तो देखो प्रश्न पूछना ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा बच्चे प्रश्न पूछेंगे उतनी ही उनकी नॉलेज बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगा, है ना, उत्सुकता जिज्ञासा बढ़ेगी। नेक्स्ट है न्याय और समानता के प्रति सरोकार, थर्ड है सहभागिता, और फोर्थ है याद करना। ये नेगेटिव है, याद करना, है ना, मेमोराइजेशन। तो ये गलत हो गया। हमें क्या बताना था, कौन सा संकेतक नहीं होना चाहिए। तो ये जो फोर्थ ऑप्शन है यही नहीं होना चाहिए, याद करना। बच्चों को हमें मेमोराइजेशन नहीं करवाना है। ठीक है, तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 23rd क्वेश्चन है वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है। वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है। फर्स्ट है सभी विचार जो दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए जाते हैं, सेकंड है विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्य पुस्तक स्पष्टीकरण, थर्ड है विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है, और फोर्थ है वर्तमान में वैज्ञानिकों और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित विचार। तो जो वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है, जो ऑप्शन नंबर थर्ड है, विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग हो। ठीक है, तो वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है, जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय एक को छोड़कर निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास हैं। तो हमें किसी एक को छोड़कर सारे वांछनीय अभ्यास दे रखे हैं, तो हमें उसी ऑप्शन को टिक करना है कि किसको छोड़कर सारे ठीक हैं, है ना। तो फर्स्ट है आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए समता संवर्धन करने, सेकंड है बच्चे की व्यक्तित्व का पोषण करने, थर्ड है वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने, और फोर्थ है पाठ्यपुस्तकों और संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देना। तो अगर हम यहाँ देखें जो थर्ड ऑप्शन है वहाँ देखो, वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने। किसके स्थान पर, वास्तविक अवलोकन, मतलब बच्चों को बाहरी जीवन से नहीं जोड़ना। जो वास्तव प्रक्रिया है, जो बाहरी जीवन है, दैनिक जीवन है, उसको छोड़कर हमें क्या करना है, पाठ्यपुस्तक, बस उसी ज्ञान से हमें जोड़े रखना है। तो ये गलत हो गया। हमने तो देखा था जो ईवीएस में है, बच्चों को उनके बाहरी जीवन, उनके दैनिक जीवन से जोड़ना चाहिए, उनको अलग अलग अवसर देने चाहिए, है ना। तो इसने क्या पूछा था, किसी एक को छोड़कर सारे ठीक हैं, तो उस एक को ही हमें चूज करना था। तो यही ऑप्शन आएगा, वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करना। हमें वास्तविक अवलोकन ही तो देखना होता है, वही तो करवाना होता है बच्चों को, है ना। उनको अलग अलग अवसर देने होते हैं, उनको बाहरी जीवन से, स्कूली प्रक्रिया है, जो हमारी पाठ्यपुस्तक है, उसके बाहर के जीवन से हमें जोड़ना है, फिर बच्चों को पढ़ाना है बाहर के जीवन से जोड़ के। तो इसमें तो उल्टा कह रखा है, उसको छोड़कर पाठ्यपुस्तक के ज्ञान को ही देना है बस। तो जो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। कोमल कक्षा 5th के शिक्षार्थियों को पोषण पर आधारित प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। उन्हें
फर्स्ट है, शिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि वे अपने अपने टिफिन बॉक्स खोलें, उसके तत्वों का अवलोकन करें और उसके बाद उन्हें व्याख्या करनी चाहिए। देखो यहाँ जो व्याख्या आई है ये हम नेगेटिव वर्ड नहीं लेंगे, क्योंकि क्या है, बच्चे खुद अपने आप से व्याख्या करेंगे ना, बच्चे करेंगे, टीचर व्याख्या नहीं कर रहा, टीचर लेक्चर नहीं दे रहा, क्योंकि अगर टीचर लेक्चर देता है, व्याख्या करता है तो बच्चे बोर हो जाएंगे, हमें उनको उनके वास्तविक जीवन से जोड़ के पढ़ाना होता है। लेकिन यहाँ क्या है, बच्चे खुद पहले अवलोकन करेंगे, पहले खुद ऑब्जर्व करेंगे, खुद देखेंगे, फिर उसके बारे में खुद बताएंगे। तो यहाँ जो ये व्याख्या है ये नेगेटिव वर्ड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, श्यामपट्ट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए। थर्ड है, पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न प्रकार के भोजन के उदाहरण देने चाहिए। और फोर्थ है, विभिन्न प्रकार के भोजन को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना चाहिए। तो जो बेस्ट ऑप्शन हमें दिख रहा है वो कौन सा दिख रहा है, बच्चे इसमें खुद ऑब्जर्व कर रहे हैं और फिर खुद अपने आप उसके बारे में बताएंगे, है ना। तो जो बेस्ट ऑप्शन है वो कौन सा होगा, पोषण के बारे में सबसे बेस्ट ऑप्शन है इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसमें बच्चे खुद से ऑब्जर्व करेंगे, खुद ऑब्जर्व करके उसके बारे में देख के और फिर बताएंगे, उसके बारे में व्याख्या करेंगे, तो इसमें बच्चे ज़्यादा सीखेंगे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे 25 क्वेश्चन थे ईवीएस पेडागोजी के। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।